नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौंगांकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। कल उपराष्ट्रपति के लिए देश में चुनाव होगा। कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति, ये आपको कल देर शाम तक पता चल जाएगा, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से 24 घंटे के बाद, बल्कि बहुत पहले वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद गिनती, और कल ही शाम को नतीजे भी आ जाएंगे। अब इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, नरेंद्र मोदी ने क्या प्लान बनाया है, राहुल गांधी कहां हैं और क्या कर रहे हैं, किसके पास कितने नंबर हैं, ये सारी डिटेल आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम जरा इस वक्त की एक हलचल बता दें जो चल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गुट, दोनों ही जो गठबंधन है, ये अपने अपने सांसदों को चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा एक वर्कशॉप रखी थी। कल वो वर्कशॉप हुई, आज भी वो वर्कशॉप हुई। बीजेपी के सारे सांसद और मंत्री आज दोपहर के बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक इस कार्यशाला में रहेंगे। बीजेपी की ये वर्कशॉप संसद भवन परिसर में जीएमसी बालयोगी भवन के अंदर चल रही है, और उस वर्कशॉप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों को चुनाव में सही तरीके से मतदान करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कई और बातें भी उन्होंने कही। कल पहला दिन था इस वर्कशॉप का। नरेंद्र मोदी कार्यशाला में पहुंचे तो वो जाकर एक आम सांसद की तरह, बीजेपी वर्कर की तरह सबसे पीछे वाली सीट पर ऑडिटोरियम में वहां जाकर के बैठ गए। हालांकि कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे से उठकर आगे आए और सांसदों से कुछ सवाल पूछे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का दिन जो है वो कल है, 9 सितंबर, जब ये चुनाव होगा। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। वोटिंग वाले दिन ही वोटों की गिनती भी हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर इसमें वोट करेंगे। दोनों सदन के वोटर्स को कुल मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, और फिलहाल इस इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 782 सांसद हैं। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। फिलहाल लोकसभा में 1 सीट खाली है, इसलिए 552 कुल मेंबर वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं, तो यह नंबर हो जाएगा 240। अभी लोकसभा में एनडीए की जो स्ट्रेंथ है वो है 293 सांसदों की। राज्यसभा में एनडीए के पास 130 सदस्य हैं, मतलब एनडीए के पास कुल संख्या हो गई 423। एनडीए की अगर बात, एनडीए को बहुमत के लिए चाहिए 392 वोट, मतलब एनडीए के पास बहुमत से 31 वोट ज्यादा हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की। तो जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास 234 सांसद हैं, राज्यसभा में 79 मेंबर हैं, यानी इंडिया गठबंधन की कुल ताकत 313 वोट की है, बहुमत 392 है। मतलब यह कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो बहुमत से 79 वोट पीछे है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं, ज्यादातर लोगों का मानना है, हालांकि ये सीक्रेट बैलेट से होता है चुनाव, इसमें पार्टियों की व्हिप लागू नहीं होती, इसलिए किसी की अंतरात्मा आवाज दे दे और अपनी पार्टी लाइन से वो अलग जाने को, वोट करने को प्रेरित हो जाए तो अलग बात है। वरना फिलहाल पार्टियों की जो ताकत है उसके लिहाज से इस चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं है। इंडिया ब्लॉक काफी पीछे है। एनडीए के पास स्ट्रेंथ से हमने आपको बताया 30-31 सांसद ज्यादा ही हैं, और उनकी कोशिश यह है कि इसके अंदर जो नॉन कमिटल पार्टीज हैं, जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, उनका समर्थन भी लिया जाए। तो ये फिलहाल की परिस्थिति है, और इसको देखते हुए लगता है कि चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं होगा, और सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो उपराष्ट्रपति चुन लिए जाने चाहिए। इसके अलावा और हो क्या रहा है, खेमेबाजी कैसे हो रही है, उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के लीडर सांसद, उन्होंने लेकिन कल होने वाले चुनाव पर कुछ बातें कही हैं, वो आपको दिखाते हैं। देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, यह है उनका कमेंट जो अखबार में आया है, और उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं, और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? तो
बीजेपी जो है वो चुनाव से एक दिन पहले भी जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बी सुदर्शन रेड्डी, उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये वोट मांगने के लिए लालू यादव जैसे कन्विक्टेड आदमी के पास, जो कि जेल भी जा चुके हैं, सजा याफ्ता हैं, उनका समर्थन मांग रही हैं। और ये तस्वीर, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये भी इस वक्त आप देख लीजिए। कल जब प्रधानमंत्री ऑडिटोरियम में जहां सांसद बैठे थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी वोट कैसे डालना है, वहां सबसे पीछे वाली पंक्ति में जाकर के बैठ गए और उनके सांसदों ने फिर पोस्ट की इस तस्वीर को और लिखा कि ये बीजेपी की ताकत है कि हमारा प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता है, वो एक कार्यकर्ता की तरीके से बर्ताव करते हैं। लेकिन इस वक्त एक खबर और आ रही है, ये नेपाल से है, इसका रुख करना जरूरी है, वो मैं आपको बता दूं। पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नौजवान जो हैं वो सड़कों पर हैं और अब खबर यह है कि ये प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद में घुस गए, संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए और वहां तोड़फोड़ की। काठमांडू में इस प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लागू है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं सड़कों पर काफी भीड़ भाड़ है, अफरा तफरी है और पुलिस ने इनके ऊपर आंसू गैस भी चलाई है। लेकिन इनका संसद भवन के अंदर दाखिल हो जाना, वहां जाके तोड़फोड़ करना, ये एक बड़ी घटना है और नेपाल में चल रहे उथल पुथल की ओर इशारा करती है। काफ़ी राजनीतिक गतिविधियां वहां चल रही हैं। कुछ जो मोनार्की समर्थक हैं, जो राजशाही चाहते हैं, उनका भी एक धड़ा वहां काफ़ी वोकल है सड़कों पर, वो भी प्रदर्शन करता है। और दूसरी ओर अब ये कुछ नौजवान लोग जो हैं, ये भ्रष्टाचार को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और ये नेपाल की संसद तक पहुंच गए। संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए, वहां इन्होंने जाकर तोड़फोड़ की है। और तस्वीरें भी आ रही हैं, उसका वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन नेपाल लगातार एक किस्म की पॉलिटिकल एनार्की की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। वहाँ जो सरकार इस वक्त चल रही है वो कम्युनिस्ट सरकार है जी। बेसिकली सारे यूट्यूबर्स एक्स पे और सोशल मीडिया फेसबुक पे रहने वाले युवा, सरकार ने बैन कर दिया फेसबुक को, यूट्यूब को और एक्स अकाउंट को वहाँ पर। और सरकार ने कहा कि भाई 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद सरकार ने बैन कर दिया। तो सारे जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले वो लोग हैं और राजशाही समर्थक लोग भी इसके अंदर शामिल है, जो चाहते हैं कि भाई नेपाल के अंदर राजशाही की वापसी हो, मतलब वापस हो। तो राजा का समर्थन भी वहाँ उनको मिला हुआ है। तो एक बड़ा उपद्रव वहाँ पर शुरू हो गया इनका बेसिकली। तो सारे ज़्यादातर सोशल एक्टिविस्ट लोग ज़्यादा जो सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं, लेकिन जो भी हो ये लोग, लेकिन संसद भवन में घुस गए, बड़ी बात वो तो है। बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए काठमांडू में, जबकि कर्फ्यू लगा था उसके बाद भी इतने लोगों का पहुंचना। देखिए, इनका मानना ये है नौजवानों का कि सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा करके जो दिन रात लोग सरकार की आलोचना करते थे और तमाम भ्रष्टाचार जो योजनाओं में और ब्यूरोक्रेसी में है उसको एक्सपोज करते थे, उसका रास्ता सरकार ने रोक दिया है। इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया और नागरिक स्वतंत्रता का भी मुद्दा बन गया। और ओली साहब जो है, उनका ही बयान आया, उनका कहना है कि नेपाल की जो संप्रभुता है और सुरक्षा, उससे कोई समझौता नहीं कर सकता। जो प्राइम मिनिस्टर जो है केपी ओली, तो उनका ही कहना है कि ये इसलिए बैन लगाया गया कि इससे नेपाल की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पैदा हो गया था। तो सरकार का हमेशा वर्जन होता है, जब सरकार कोई प्रतिबंध लगाती है तो तुरंत राष्ट्र की सुरक्षा का समस्या का मुद्दा तो आता ही है। लेकिन ये तो बड़े पैमाने पर इस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाना, ये भी एक किस्म का मतलब क्रैकडाउन है। क्रैकडाउन ही है और क्या। आप एकदम से एक जनरल पाबंदी कर लगा देंगे सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं फिर ये होगा कि सरकार को छिपाना चाहती है। भाई यही तो आपातकाल, और क्या होता है जी। ऐसे होता है ना, धीरे धीरे जो आपके नागरिक अधिकार हैं उनको आप प्रतिबंधित करते चले जाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन नाम दिया युवाओं ने इसे। जी, वैसे मैं आपको बता रहा था ये लेफ्ट की सरकार वहां पर इस वक्त, जबकि लेफ्ट की सरकार है जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी माना जाता है। अभी जो इनके प्रधानमंत्री हैं वो आखिरी बार एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में दिखाई दिए थे जब वो बीजिंग में जो अभी मिलिट्री परेड हुई, वहां पर भी नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। वो एससीओ के तुरंत बाद मतलब उसमें एससीओ में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे, लेकिन वो मिलिट्री परेड में नहीं गए थे, ये मिलिट्री परेड में भी थे। तब से बातें चली नहीं कि चीन के बहुत नजदीक, बिल्कुल नजदीकी दिखाता है चीन के साथ। ये तो शुरू से इनका जो है झुकाव जो है ये सर, ये है वो दूसरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन के दाईं ओर है। संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए, छत पर चढ़ गए। ये देखिए पार्लियामेंट है, नेपाल में युवा लोग संसद के अंदर दाखिल हो गए। अब ऐसी तस्वीरें तो यूजुअली जब भी जहां भी हमने देखी हैं तो फिर वो एक किस्म का
पापकू कहते हैं भाई उसको। श्रीलंका में देखिए, बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ देखिए, था। बांग्लादेश में जो हुआ तो नेपाल क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है इस वक्त, सत्ता परिवर्तन की ओर एक बार फिर नेपाल, और एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर। ये तब से चल रहा है जब से राजशाही हटकर वहाँ पर लेफ्ट पार्टी की जो सरकार बनी, फिर एक बार कोशिश की गई हिंदू राष्ट्र से उसको एक सेकुलर राष्ट्र बनाने की, संविधान में बदलाव की, तब से राजशाही भी परेशान है और राजशाही हमेशा इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करती रही। कभी कभी कुछ ना कुछ होता रहा है वहाँ पर। अब नेपाल को तय करना है कि वो राजशाही वाला संविधान जैसे ब्रिटेन में है, मोनार्की प्लस डेमोक्रेसी, उस तरह के साथ चलना चाहते हैं, या लेफ्ट पार्टी। एक्चुअली क्या है कि लेफ्ट का जो डीएनए है वो नेपाल के मनोभाव से मैच कम करता है। बेसिक यदि आप रिलीजियस ऑर्डर पर देखें तो उससे भी एक बड़ी दुविधा वहाँ पर होती है राजशाही से ज़्यादा, क्योंकि राजशाही वहाँ की जो मनोभाव है, रिलीजियस जो वो है थॉट प्रोसेस, उसके साथ मैच करता है। और पहले लेफ्ट तो पार्टी हिंदू से- किंगडम ही था। हिंदू किंगडम था, इसीलिए कर वो अकेला हिंदू राष्ट्र था। अब उसके बाद उसको बदल दिया गया जब से लेफ्ट पार्टी की वहाँ पर आई है, तो लगातार वहाँ पर एनार्की चल रही है। और हिंदुस्तान के लिए भी ज़्यादा थोड़ी सी चिंता की बात इसलिए होती है क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पर सीधे बिजनेस करते हैं, परिवारों से बहुत रिश्ते वहाँ पर हैं। यदि आप बॉर्डर पर देखेंगे तो बिना पासपोर्ट के सब लोगों का आना जाना, गाड़ी से, साइकिल से, बिजनेस का बहुत सारा काम सीमांचल पर चलता रहता है। लोग बिहार इधर काम करते हैं, फिर शाम को वहाँ चले जाते हैं तो उधर। आप कह रहे हैं कि मतलब ये सोशल मीडिया क्रैकडाउन पर सोशल युवाओं मीडिया का तो है ही। प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन फिर सारी एंटी गवर्नमेंट फोर्सेज इसमें शामिल हो जाती हैं, Anti-government उसमें राजशाही समर्थक लोग भी हैं। वो पूरा सपोर्ट है। जी त्रिपाठी जी। ये देखिए, असली संकट नेपाल का ये है कि जब से राजशाही को हटाया गया, और राजशाही हटाया क्या गया, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिस तरह से पूरा परिवार खत्म हो गया, गोली मार दी गई, और उसके बाद आज तक उसका कोई सही नहीं बता पाता कि उसके पीछे पूरा साजिश परिवार थी, एक साथ खत्म हुआ था। और वो बड़ा विचित्र था, मतलब वो आज तक नहीं समझ में आया कोई ऐसे कैसे मारा जा सकता और है। जो सबसे लोकप्रिय राजा थे वीरेंद्र। सबसे लोकप्रिय थे, और उसमें कहा जाता है, मतलब ये कितना सही है आज तक नहीं पता चला, लेकिन कहा जाता है कि कम्युनिस्ट साजिश थी उसमें, और उसमें चाइना का प्रभाव बार बार कहा जाता है। और उसके बाद से जो सरकारें आई वो चीन के साथ भी रहीं। अभी भी आपको ध्यान में हो तो ये जो चीन की विक्ट्री डे परेड में गए थे वर्ल्ड वॉर 2 वाली, इसमें जाकर ओली साहब ने किसी विवाद की बात की तो शी जिनपिंग ने, चूंकि अभी के हालात थे, तो कहा भाई तुम्हारा और भारत का मसला है, तुम आपस में समझो, हम क्यों करेंगे। जब लिपुलेख दर्रे से शुरू हुआ कारोबार तो नेपाल ने अड़ंगा लगाया, भारत और चीन दोनों ने कह दिया कि हमसे कोई लेना। लेकिन चीन के नेपाल के अंदर क्या है, नेपाल में महंगाई बहुत भयानक स्तर पर है, अनकंट्रोल्ड है। ये छोटी बात नहीं है कि भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं वो सब महंगाई से जूझ रहे हैं, और भारत अकेला देश है जिसने उस पर नियंत्रण करके रखा हुआ है। वहां पर जो पार्टी के बीच के इंटरनल कियास हैं, एक तो यही कि अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर, इसीलिए वहां प्रधानमंत्री बार बार बदलते रहे, राष्ट्रपति को भी बदलना पड़ा। लेकिन जो विद इन पार्टी है वो भी बहुत ज्यादा समर्थन ओली को नहीं है, बार बार वो मुश्किल है। राजशाही के जो समर्थक हैं वो पिछले 3 वर्षों से बहुत उग्र आंदोलन कर रहे हैं, उनको लोग समर्थन दे रहे हैं, और नेपाल को अगर 2 हिस्सों में बांटे तो एक हिस्से में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अभी जो सोशल मीडिया बैन हुआ वो ट्रिगर पॉइंट है। उसने ये समझा कि ये जो बैन है, कई लोगों को ये लग रहा था कि अरे अमेरिकी कंपनियों को बैन कर दिया, अमेरिकी कंपनियों को बैन का मसला नहीं है। ये मसला ये है कि चूंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो तय नहीं कर पा रही थी कि इनको रोके कैसे। तो रोकने का एक तरीका जो चाइना करता है कि जितनी ऐसी मीडिया है जो दुनिया भर में जा सकता है उसको रोक दिया, वो सिर्फ वो वीबो चलाता है। खतरा बस इतना है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में ऐसे आंदोलन का हश्र बहुत बुरा रहा है। थियानमेन चौक हमें हमेशा याद आता है, जहां 10,000 छात्रों को मरवा दिया गया था। ये खतरा दिखता है, और पड़ोसी देश होने के नाते हमारी चिंता बहुत ज्यादा होती है। 4 सितंबर को प्रधानमंत्री जो नेपाल के केपी शर्मा ओली हैं, उनकी सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। और सरकार ने यह कहा था कि यह बैन तब हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना दफ्तर खोलेंगी, सरकार के साथ पंजीकरण करवाएंगी और गड़बड़ियां रोकने के लिए एक सिस्टम बनाएंगी। और नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विट और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब इनके अलावा जितने और एप्स हैं, मतलब इसको सब पर साफ बैन साफ कर समझिए, चाइनीज ऐप सब दुरुस्त है, हाँ। और अमेरिकी ऐप सब गड़बड़ हो। यही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना उन्होंने। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो सर यहां भी हमने करवाया, ग्रीवांस सेल खुलवाया, वो खुल जाता है, लेकिन आप बैन कहां लगाते हैं? नहीं, बैन नहीं लगाना आप तो ये चाहिए। कहते हैं कि आपको हम ये टाइम दे रहे हैं, आप अपना एक चीज मैं ऑफिस बताऊं, खोल लीजिए। सर, ये बात सही है, जो रिपोर्ट बता रही हैं वही ऐप इस वक्त वहां चल रहे हैं जो चीनी मूल के हैं। बिल्कुल। तो देखिए, चीन के साथ केपी शर्मा ओली का झुकाव कोई नया नहीं है। प्रचंड के बारे में भी कहा जाता था, क्योंकि प्रचंड तो माओइस्ट लीडर ही थे, अंडरग्राउंड थे, लेकिन बाद में प्रचंड जो है वो
भारत के प्रति उनका रुख काफ़ी सकारात्मक हो गया। अब तो उनको प्रो इंडियन माना जाता है चीन में, नेपाल में, लेकिन केपी शर्मा ओली को प्रो चाइना माना जाता है। एक बात बताऊं, राजशाही का जब अंत हुआ तो उसको लेकर दो थ्योरी, एक तो हर्षवर्धन जी ने कम्युनिस्टों वाली कही, दूसरी थ्योरी इसमें ज्ञानेंद्र पर सवाल उठते हैं, ज्ञानेंद्र की भूमिका को लेकर के जो उसके बाद महाराज बने। और यही वजह थी कि जब वहाँ आंदोलन हुआ, जो माओवादी आंदोलन, उसको बहुत सेंसिटिव मिल गई वीरेंद्र के मरने के बाद, क्योंकि ज्ञानेंद्र इतने अनपॉपुलर हो गए थे कि राजशाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और नारायण इति महल का घेराव किया गया और 5 लाख लोग बाकायदा बैठे रहे। तो उस वजह से हुआ। तो और आज तक उसका पता नहीं लगा कि वो वीरेंद्र के परिवार को किसने और कैसे क्यों मरवाया। सर अब ये तस्वीरें लेकिन बड़ी ड्रामेटिक है, देखिए इस पर आगे क्या होता है। सर वो ठीक बात है, लेकिन अकेला हिंदू देश था दुनिया में। हाँ, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि वो उन ताकतों की साजिश थी जो हिंदू हम आइडेंटिटी इस से ज्यादा जुड़ती थी। खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। आगे कुछ और तस्वीरें आती हैं, कुछ और बदलती है तस्वीर, तो आपको बताएंगे। फिलहाल संसद के अंदर प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए नेपाल में, बहुत बड़ी खबर है। हम बात कर रहे थे कल होने वाले यहां भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। इस पर बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर सवाल खड़े किए हैं कि वो एक कन्विक्टेड भ्रष्टाचार के दोषी लालू यादव के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी की वर्कशॉप चल रही है 2 दिन से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद शामिल हुए, वोट कैसे डालना है, तमाम बातें उसमें समझाई जा रही हैं। लेकिन इस बार चूंकि ऑपोजिशन को लगता है, पिछली बार जब धनखड़ साहब जीते थे जब वीपी चुनाव, उस वक्त गैप बहुत ज्यादा था, इस बार उतना गैप नहीं है, 100-125 वोटों का अंतर है। विपक्ष तो उस गैप को जितना कम कर सकता है उतना करना चाहता है। जीत की संभावनाएं उनको भी बहुत कम लगती होंगी, लेकिन ये लगता है कि अगर हमने क्लोज फाइट दे दी तो एक बहुत माहौल बन जाएगा इससे। इसको लेकर जयंत चौधरी जो इस वक्त सरकार में शामिल हैं, सहयोगी हैं एनडीए के, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा जीत तो एनडीए के कैंडिडेट की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी तरफ से कोई टूटने वाला नहीं है। ये ख्वाब देखना ऑपोजिशन छोड़ दे, अपनी चिंता करें। उनके बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में हैं, तो उनका वोट ना कम हो जाए। सुनिए उनकी बात। वो तो तय है, संख्या बल पे चुनाव है और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला, बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें। देखिए कल आप लोग बात कर रहे थे कि जैन जी की कोई जुगलबंदी हो सकता है यूपी चुनाव को देखते हुए विपक्ष के साथ हो जाए। आज वो कह रहे हैं कि एनडीए मजबूत है, टूटेगा नहीं, टूटेगा इंडिया गठबंधन। नहीं, अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय सरकार के मंत्री है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो सरकार का साथ देंगे। अभी तो 2027 के लिए थोड़ा समय है, उस समय चुनाव के 4 महीने 3 महीने पहले होता है। जो इन्होंने बात कही कि कौन से असंतुष्ट हो सकते हैं विपक्षी खेमे में जो पाला बदल लें, क्योंकि इसमें विप नहीं होती, सीक्रेट बैलेट होता, तो आपने वोट डाल दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने डाला। भाई हमारी तरफ हमारे नंबर कम हुए, किसने लेकिन हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, सत्ता पक्ष को दे दिया, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें जो पहले फेंस सिटिंग पार्टियां थी उनकी बात कर लें। जो आंध्र प्रदेश के हैं, चूंकि रेड्डी साहब, तो इस पर बड़ा दबाव बनाया गया था कि चंद्रबाबू नायडू उनको किसी तरीके से तोड़ा जाए, वो नहीं हो पाया। उन्होंने कहा हम एनडीए के साथ ही हैं। ऐसे वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी के लिए कहा जा रहा था, उन्होंने बहुत पहले कह दिया कि हम एनडीए के को वोट करेंगे, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीआरएस ने अपना एक ऑप्शन खुला हुआ रखा था। बीआरएस ने कहा था भाई जो हमारे किसानों के मुद्दे हल कर देगा हम उस गठबंधन को वोट कर देंगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई फाइनल बात नहीं आई है सामने, लेकिन माना जा रहा है कि ये वॉकआउट कर सकते हैं, मतलब एब्सटेन हो जाएं, किसी को वोट ना दें। जो कांग्रेस, जो बीजेडी है उड़ीसा की पार्टी, उनका भी अभी रुख जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। तो इसमें सर कोई आपको लग रहा है कुछ उथल पुथल की गुंजाइश? मुझे लगता है बीजेडी का ही सबसे ज़्यादा संभावना है। यदि जिन पार्टीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो बीजेडी में नवीन पटनायक साहब के पास ऑप्शंस 2 हैं। या तो वो एनडीए के साथ आए, हालांकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है इसलिए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है, नहीं तो पार्टी में स्प्लिट होने, स्प्लिट का मतलब क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत ज़्यादा है बीजेडी में। हाँ, और आप सोचिए ना, इंटरेस्टिंग बात है कि आंध्र प्रदेश में अभी तो आप कह रहे थे कि वो रेड्डी साहब वहाँ से हैं, उसके बाद भी दोनों पार्टियां नहीं टूटी। नहीं, जगनमोहन रेड्डी तो सरकार के साथ नहीं थे ना। एक स्टेट में नायडू साहब जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ दूसरी पार्टी जो उनके खिलाफ खड़ी है वो भी उनके साथ आ जाए तो ये बड़ा काम हुआ है। बीएसपी को लेकर है, और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी में भी कुछ वो हो सकता है क्रॉस वोट। उस वीडियो की बिना पर तो नहीं कह रहे हैं आप जो चल रहा है आजकल राजीव राय का? नहीं, वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग मतलब संपर्क में है। आम आदमी पार्टी में क्या होता है उस पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए आम आदमी पार्टी ने भी क्लियर नहीं किया अभी।
नहीं क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, लेकिन पार्टी आम ने आदमी क्लियर तो कर पार्टी दिया में है। कौन कितना वोट दे रहा है अरविंद उसकी बात केजरीवाल से है। मिले थे हाँ। सुदर्शन रेड्डी। वो ये तो इंटरेस्टिंग बात है कि लेकिन बहुत- इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चुनाव पिछले 20 साल में, मतलब 90 कब हुआ, भैरव सिंह जी जब बने उससे आज तक में सबसे क्लोज इलेक्शन हो सकता है। तो क्लोज इलेक्शन के लिए ज्यादा मेहनत की जानी चाहिए, जो विपक्ष उस तरह की मेहनत करते हुए मुझे कम दिखाई दे रहा है। बाकी तो नतीजे बताएंगे क्या होगा, क्योंकि एक बड़ा इलेक्शन पिछली बार तो धनखड़ साहब थे तो वहां पर 340 से ज्यादा वोट डिफरेंस था, आज मार्जिन वो 100 के करीब आ आज गया। 100 के करीब है, 100 से भी कम है। तो उस समय प्रधानमंत्री तो बैठे रहे पीछे की रो में, और विपक्ष के नेता शायद समीर जी ने बताया अभी कुछ- आगे बात करेंगे सर, विपक्ष के नेता पे लंबी बात करेंगे आज हम। लेकिन ये कुछ नाम जो है सर उनको लेकर के बातें खूब हो रही हैं, जैसे शशि थरूर साहब का नाम चल रहा है, भाई ये कांग्रेस के असंतुष्ट माने जा रहे हैं आजकल, तो ये क्रॉस वोट ना कर दें। राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद, इनको जन्मदिन पर अमित शाह ने फोन कर दिया था, वो वीडियो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, पहले वो राजीव राय वाला वीडियो लगा दीजिए। ये सोशल मीडिया पर बड़ी सनसनी फैल गई एक वीडियो से। राजीव राय का भी 2 दिन पहले जन्मदिन था और इनका फोन बजता है, फोन पर ही फोन उठाते हैं, फोन है होम मिनिस्टर अमित शाह का। उन्होंने कहा कैसे हैं राजीव जी, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब राजीव राय जी ने किस वजह से फोन स्पीकर पे डाला, वीडियो पीछे से बन रहा था, आवाज साफ साफ आ रही थी, गृह मंत्री की सारी बातें उसके अंदर आ गई। तब से राजीव राय जी की अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं। सुनिए पहले इस वीडियो में बात क्या हुई थी। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद साल दें। के हो गए सर अब पिछले 56 साल का हो गया, उससे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जल्दी आता हूँ धन्यवाद। तो ये बातचीत हुई, बातचीत बड़ी छोटी सी है। फिर जब सामान्य बातचीत है। नहीं, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि पिछले साल भी मुझे फोन आया था होम मिनिस्टर का, लेकिन सवाल सर इस बात पे था, आप वीडियो क्यों बनवा रहे हैं अपनी बातचीत का? इसमें केवल मुद्दा ये है कि वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? आपने स्पीकर पे डलवाई बातचीत और उसके बाद वीडियो बनवाया और वीडियो सोशल मीडिया पे डाला। अब राजीव राय ये कह रहे हैं कि मेरी निष्ठा पर सवाल उठाने वाले जान लें, ये बहुत सामान्य बात है, पहले भी ऐसा फोन कॉल मुझे आया था, ये सामान्य शिष्टाचार है। उन्होंने कहा मेरे हाथ पे चोट लगी थी तो मैंने इसीलिए फोन स्पीकर पर डाल दिया और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कोई उत्साही साथी पीछे से वीडियो बना रहा है। आप कौन, आपको यकीन करना कर लीजिए इस बात पर कि कोई उत्साही साथी होम मिनिस्टर और अपने नेताजी का वीडियो बनाएगा और नेताजी को बिना बताए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा, ऐसा राजीव राय कह रहे हैं। और फिर उसके बाद वो घिर गए त्रिपाठी जी। नहीं, पता नहीं, बहाना कुछ और बनाना चाहिए था राजीव जी को। वो कह रहे हैं हाथ में मेरे चोट लगी, ठीक बात, उनके दाहिने हाथ में चोट लगी हो सकती है, लेकिन जो स्पीकर पे फोन है वही फोन कान में लग सकता था। तो इसमें मतलब बहाना भी कोई ऐसा खोजना चाहिए था। जब ऐसे बहाने आप बनाते हैं, इसका मतलब ये कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, या कहें कि आप जो सोचते थे उस तरह से आप चाह रहे हैं कि चर्चा तो हो लेकिन हमें बचा कर रखना है। और हर कोई जानता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूं ही राजनीति में सरवाइव उस तरह से नहीं करते हैं कि बहुत कठिन समय पर लोगों को अपने पाले में, वो वैसे भी विपक्ष के सारे नेताओं से, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, वो हो सकता है कोई मंत्रिमंडल का उनका साथी हो जिसका ईगो हो तो उसको ना टच करें, लेकिन कोई सांसद है तो उसको इसी तरह से बात करते हैं। और निश्चित तौर पर इससे एक चर्चा तो हो गई। अब अखिलेश जी चाहे जितना राजीव राय को माने, लेकिन मन में तो थोड़ा सा आ ही गया होगा कि कुछ तो इतनी नजदीकी है कि अच्छा, मंत्री इसमें फोन कोई करता दिक्कत है। भी नहीं, व्हिप लागू होता नहीं, कोई भी जाके वोट देके चला। तो जो जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्ष के बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में हैं, मैं तो वैसे ही, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसी कोई जानकारी है, लेकिन ये उस बयान से ऐसे बातें जुड़ जाती हैं कि राजीव राय को फोन आ गया, या शशि थरूर वो बात बात पर अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर के मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। अभी उन्होंने एसआईआर पर कह दिया कि ये तो होना ही चाहिए पूरे देश में, जीएसटी पर उन्होंने कहा कि इसका फायदा लोगों को मिल जाएगा। ट्रंप और मोदी की बात पर वो पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं, तो शशि थरूर का नाम लोग लेने लगते हैं। या मनीष तिवारी जैसे हैं, मनीष तिवारी के बारे में चर्चाएं उठती हैं कि लोकसभा चुनाव तो पिछले चुनाव से ही बीजेपी के साथ आना चाहते थे, नहीं हो पाया क्योंकि वो सीट नहीं बन पाई थी। या प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की हैं, उनके बारे में कहा जाता है राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वो भी कोई नया ठिकाना तलाश रही है। ऐसी बातें होती हैं, हालांकि वो सफाई देते रहते हैं ये नेता बार बार, लेकिन ये चर्चाएं खत्म नहीं होती। तो इनमें से कोई हो सकता है कि जो क्रॉस वोट करे। देखिए मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र से बड़ा वोट टूटने वाला है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि एक तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं सीपी राधाकृष्णन वो चुनाव लड़ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी है। और देवेंद्र फडणवीस ने कल शरद पवार के कुछ सांसदों के साथ और उद्धव ठाकरे के पार्टी के कुछ सांसदों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की फोन के ऊपर।
अब क्या उसमें से कितने सांसद टूटे देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, फ्लोर मैनेजमेंट की व्यवस्था कर रही है, राजनाथ सिंह ने कमान संभाली हुई, अमित शाह खुद तैयारी कर रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी कई सांसदों के साथ संपर्क में है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बताना चाहता है कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूर हुआ, धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, और भले ही लोकसभा में हमारे 240 सांसद है, भले ही राज्यसभा में हमारे 102 सांसद है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के, उसके अलावा जो 48 सांसद जो ना इधर है ना उधर है, उसका एक बड़ा वर्ग हमारे पास आएगा, और उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन में है उसका भी एक बड़ा वर्ग हमें वोट करने जा रहा है। जितने नंबर दिखते हैं एनडीए के उससे ज्यादा वोट पड़ेंगे इनको, बहुत अच्छे वोट पड़ने वाले हैं इसके अंदर। देखते हैं, ये कल पता चलेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं। एक लाइन जोड़ दूं कि राजीव राय जी ने ये जो वीडियो डाला, मतलब ये तो शिष्टाचार की बात होती है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय, होम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा वो सब देते हैं, लेकिन ये वीडियो उन्होंने अखिलेश जी के लिए डाला है या सोशल मीडिया पर डाला है? और जैसे एक प्रियंका जी की तस्वीर छपी थी जो प्रधानमंत्री जी के साथ, वो किसके लिए थी? राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा को लेकर सवालों में घिर गए। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए एक बार फिर किसी दूसरे देश की यात्रा पर चले गए हैं। ये इस बात का कोई खंडन नहीं आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसलिए जितनी जानकारियां आ रही हैं उनको सच मानकर उस पर टिप्पणियां की जा रही हैं। दो तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर जिसमें एक लाइन में कतार में खड़े हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, सफेद टोपी उन्होंने लगाई हुई है। 2 दिन से आपके फोन पर भी ये तस्वीर घूम रही होगी, राहुल गांधी ही हैं। और अब एक और तस्वीर आ गई है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक गाड़ी में से किसी व्यक्ति ने, चलती गाड़ी में से सामने एक स्कूटी सवार की तस्वीर खींची और दावा किया जा रहा है कि ये स्कूटी सवार राहुल गांधी है। शक्ल राहुल गांधी जैसी ही है, क्योंकि तस्वीर मैंने तो नहीं खींची इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी दिख रहे हैं, लग रहे हैं। अब इस पर थोड़ी सी सर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने खोजी पत्रकारिता की, ये तस्वीर कहां की हो सकती है जो दिख रही है। तो ये जो राइट साइड वाली तस्वीर जो है गाड़ी इसमें, हाँ, इसमें ऊपर जो सनशेड होता है ना गाड़ी में से जो खुलता है, वहां ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ था। तो उन्होंने वो नंबर चेक किया, तो नंबर मलेशिया का ही है। तो इस तरीके से ये तो कंफर्म होता है कि ये तस्वीर मलेशिया की है। तो राहुल गांधी अगर मलेशिया यात्रा पर हैं, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कुछ बताएगी? राहुल जी क्यों गए हैं, कितने दिनों के लिए गए हैं, किस कारण से गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, विपश्यना के लिए गए हैं, कोई और मीटिंग है उनकी? हालांकि उनका पर्सनल मामला है, लेकिन अब राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, देश के विपक्ष के नेता भी हैं। तो इसलिए अब इतना सरल नहीं है इन बातों को यूं कहकर के खारिज कर देना, ये राहुल गांधी का पर्सनल मामला है। और बीजेपी तो अब खुलकर यह कह रही है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी गायब हो गए हैं। ये अमित मालवीय हैं, बीजेपी के जो सोशल मीडिया प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मलेशिया के लंकावी में गुप्त छुट्टियां मना रहे हैं। मलेशिया का लंकावी एक दुनिया भर में माना हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बीजेपी के नेता ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल शायद राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें ब्रेक लेने के लिए भागना पड़ा, या फिर कोई गुप्त मीटिंग है जिसके बारे में किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। अमित मालवीय ने कहा कि लोगों को असल मुद्दों से यहां पर भारत में जूझना पड़ रहा है। राहुल गांधी गायब होने और छुट्टी मनाने की कला में माहिर हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति उन्हें रास नहीं आ रही है, इसलिए वो मलेशिया चले गए। आपको बता दूं, मैं राहुल गांधी ने बिहार में 16 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जिसमें बिहार के 23 जिले, 1300 किलोमीटर, 67 विधानसभा सीटें उन्होंने कवर की थी। महागठबंधन की यह वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को खत्म हुई। राहुल और तेजस्वी सासाराम से निकले और पटना तक चले। यात्रा के रूट में 23 जिले कवर किए गए थे, लेकिन यह यात्रा खत्म हुई, उसके बाद राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए। फिर ये तस्वीरें आना शुरू हो गई, वही तस्वीरें स्क्रीन पर रखिएगा। देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर भारत जबरदस्त बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। इस सब के बीच राहुल गांधी दिख नहीं रहे। मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री रविवार के दिन भी अपने सांसदों की क्लास ले रहे थे संसद भवन में, ऑडिटोरियम में। राहुल गांधी की ये तस्वीरें सामने आ रही थी। तो अगर कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी के वर्क स्टाइल और राहुल गांधी के वर्क स्टाइल में क्या अंतर है, तो क्या वो 2 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी नहीं? मैं कोशिश करूंगा कि वो मोदी जी की जो तस्वीर जो ऑडिटोरियम में पीछे बैठे हैं, वो वाली तस्वीर भी आपको दिखा दें। लेकिन अब बीजेपी अब ये कह रही है, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी इतना तो कर सकते थे कि पंजाब चले जाते, पंजाब में बाढ़ से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, कुछ उनका ही दुख बांट लेते। राहुल गांधी कितने सीरियस और नॉन सीरियस हैं वो देश भी जानता है, बिहार की जनता भी जानती है। राहुल गांधी कर्नाटका जाते हैं, अच्छा होता राहुल गांधी पंजाब जाते, वहां डूबे हुए हैं किसान, परेशानी में है। अब राहुल गांधी जहां है, उनकी छुट्टी उनको मुबारक, मैं क्या बोलूं उसको। जब कोई कैजुअल पॉलिटिशियन होता है, ये तो होना ही था। हाँ, अब बहुत काम कर लिया,
let me have a break. Mr. Rahul Gandhi, let me gently remind you, in public life there is no break. If you are a leader, you have to be available for the people's cause. चलिए अपना वो ब्रेक मनाए. बीजेपी कह रही है कि अब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आपकी पब्लिक लाइफ ही सब कुछ है, प्राइवेट लाइफ नेताओं की कुछ नहीं होती. लेकिन राहुल गांधी विदेश यात्रा के आदी हैं. राहुल गांधी हर कुछ वक्त में, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में विदेश यात्रा पर जाते हैं. यह रिकॉर्ड की बात है, कोई आरोप नहीं है. राहुल गांधी जब जाते हैं, कई बार तो यह पता भी नहीं होता कि वो किस देश की यात्रा पर गए हैं, कितने दिनों के लिए गए हैं, यह भी पता नहीं होता या क्या कारण है. कुछ ऐसी पब्लिक मीटिंग्स उनकी विदेश में जरूर होती हैं जिनके बारे में कांग्रेस पार्टी बताती है. जैसे उनको किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना हो या कहीं कोई किसी कार्यक्रम में जाना हो, कहीं कोई स्पीच देनी हो, तो वो सारी बातें तो बताई जाती हैं, उनका पूरा प्रोग्राम जारी होता है. लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी जब विदेश में गए पर्सनल ट्रिप पर, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताई जाती. राहुल गांधी क्या सुरक्षा साथ में लेकर जाते हैं, ये सवाल भी पूछे जाते हैं. कभी वो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन की लाइन में खड़े हुए दिख जाते हैं, अब वो स्कूटी चला रहे हैं. भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैं फिर कह रहा हूं, चलिए उनकी छुट्टी और वो सही, वो अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहें वो करें, लेकिन आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, एक टू व्हीलर पर आप सवार हैं. आगे पीछे क्या है इस तस्वीर में नहीं दिखाई देता, लेकिन आप एक टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं. अगर ये राहुल गांधी हैं तो क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता? क्या राहुल गांधी की अपनी सुरक्षा के लिए ये ठीक है, ये तस्वीर जो उनकी दावा किया जा रहा है कि उनकी तस्वीर है? और अब ये सवाल और ज्यादा इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी मात्र एक सांसद अब फिलहाल नहीं है. दूसरी वो तस्वीर जो मैं आपसे कह रहा था, ये कल रविवार की दिन की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री सबसे पीछे की पंक्ति में बैठकर अपने सांसदों के साथ एक कार्यक्रम में थे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के. अब इस खबर समीर जी ने कल शेयर की थी आपसे, तो पहले वही बोलें कि ये आरोप हैं राहुल गांधी पर सही या नहीं? देखिए, हमेशा से राहुल गांधी पे आरोप लगते रहे और राहुल गांधी इसको बहुत सहजता से रहते रहे. देखिए, राहुल गांधी का निजी मामला है, राहुल गांधी कहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं, कब लौटते हैं, ये उनका निजी मामला है, इसमें किसी को कहने का कोई हक भी नहीं है. लेकिन आप समय देखिए ना, आप वोट अधिकार यात्रा से लौटकर आते हैं और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, इतना महत्वपूर्ण चुनाव है. आपको लग रहा है कि एक अच्छी फाइट देने की स्थिति में हो, जब आपको विपक्ष के नेताओं के साथ बात करना चाहिए, आपको ममता बनर्जी से बात करना चाहिए, आपको उद्धव ठाकरे से बात करना चाहिए, आपको उन 48 सांसदों से बात करना चाहिए कि जो न इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ना जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है. आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई हमारा वोट टूटे ना, और कैसे हम एनडीए के गठबंधन में सेंध लगा सकते हैं, उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है. सबको डिनर पे या लंच पर बुला के बात की जा सकती है, जैसे जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज डिनर पर बुलाया है सब नेताओं को. प्रधानमंत्री मोदी ने भी बुलाया था, लेकिन चूंकि पंजाब जाना है उनको, तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है. तो इस समय आपको रहना चाहिए, विपक्ष के नेता हो, आप एक सांसद नहीं हो और आप इतने बड़ी पार्टी के नेता हो कि आपके काम है जो आप बता रहे हैं, ये करना चाहिए भाई, निश्चित रूप से करना चाहिए. और आपको लगता है कि भाई आप प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना चाहते हो, तो आप देखिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कैसी राजनीति करते हैं. क्या अमित शाह इस तरह से विदेश यात्रा पर चले जाते हैं बीच में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, कल वो पीछे बैठकर एक कार्यकर्ता के रूप में भाषण सुन रहे थे. 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया. प्रधानमंत्री मोदी इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद वहां उपस्थित रहते हैं. पहले सर यही बात कर लें, आपने भी कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता. अभी रविशंकर प्रसाद जो कह रहे थे कि पब्लिक लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती. राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते हैं, ट्रिप्स, अपनी प्राइवेट ट्रिप्स पर भी जाते हैं. सर नहीं, पब्लिक लाइफ में पर्सनल लाइफ क्यों नहीं होती भाई? ये कहाँ लिखा कि पब्लिक लाइफ पर्सनल लाइफ नहीं होती? पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हो या कोई राष्ट्र विरोधी काम हो, वो गलत है. अभी बहुत सारे नेताओं के बारे में बात करने लगेंगे तो पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, कहने लगे नहीं कहने लगेंगे. रविशंकर जी कह देंगे अरे तो पर्सनल लाइफ पे आप सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं, पर्सनल लाइफ नहीं होती है. अब राहुल गांधी गए हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या कह के गए, क्या 3 दिन के लिए आज आएंगे कि नहीं आएंगे? आज बैठक उनकी भी विपक्षी सांसदों की हो रही है, इंडिया गठबंधन और उनके सहयोगियों की. कल आएंगे कि नहीं आएंगे वोट डालने? नहीं, ये तो पता लगेगा. मुझे तो लगता है आज ही आ जाना चाहिए जब बैठक हो रही है. तो उसके बाद मलेशिया कौन सा दूर है, 4 घंटे 5 घंटे की फ्लाइट, मलेशिया वहाँ से आ जाएंगे अगर मलेशिया में. तो दूसरी बात यह है कि जितनी जासूसी राहुल गांधी की होती है उतनी इस देश के किसी नेता की नहीं हुई आज तक, कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ हैं, कहाँ किस होटल में बैठे हुए हैं, किस जगह घूम रहे हैं. ऐसा लगता है देश का और कोई नेता बाहर जाते ही नहीं है. सब जाते हैं लेकिन उनकी जासूसी नहीं होती है. सर आप उसको जासूसी कह रहे हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री या उनकी बात, वो तो राष्ट्रीय जिम्मेदारी. लेकिन बहुत सारे नेता जो है देश के जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन उन पर जासूसी, मेरा मतलब आई जो है. मैं इसी पर बात करता हूँ आपसे. एक तो राहुल गांधी जितने चर्चित नेता तो देश में कम ही हैं,
आप उन जितने भी नाम लेंगे उन सब में ज्यादा चर्चित तो राहुल गांधी ही होंगे। हैं। अब राहुल गांधी इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा दिखेगा तो कौन फोटो नहीं खींचेगा? राहुल गांधी यूं मलेशिया की सड़कों पर इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा हुआ गया तो कोई गलत है क्या? आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं आपने कहा जासूसी, मैं उस पर कह रहा हूं। वो ये सामान्य लोग फोटो खींच के डाल रहे हैं। अरे भाई ये सामान्य मलेशिया में कोई गाड़ी चला रहा है, भारतीय होगा, उसने देखा राहुल गांधी दिख रहा है। सौरभ जी सामान्य लोग भी जासूसी करते हैं, खाली एजेंसी थोड़ी करती है जासूसी, और एजेंसियां भी सामान्य लोगों से काम करवाती हैं। भाई राहुल गांधी सुरक्षा सिक्योरिटी कवर में है, और सिक्योरिटी कवर ऐसा तो नहीं कि भारत की सीमा के बाहर सिक्योरिटी कवर हट जाएगा। अगर सिक्योरिटी कवर है तो वहां भी है, तो सिक्योरिटी एजेंसियों की जिम्मेदारी भी है। अगर वो स्कूटर चला रहे हैं तो उसके पीछे क्या स्कूटर पे सिक्योरिटी वाले होंगे? नहीं, सिक्योरिटी वाले जाना ही पड़ेगा। ब्लू बुक के हिसाब से आप सिक्योरिटी छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ी है तो ये सबसे बड़ा सवाल उस एजेंसी का है कि आपने जाने क्यों दिया। लेकिन आप इसको जासूसी कह रहे हैं, ये जो फोटो वीडियो खींच रही मतलब है। पब्लिक जासूसी, मतलब पब्लिक कोई भी कर सकता है। भाई इतना आप बताइए किसी दूसरे नेता को देखते हैं आप कभी? फिर वही अच्छा, राहुल इतना चर्चित आदमी कौन है सर? सर, ये मुझे बोलने तो दीजिए, आप उधर चले जाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन भाई लीडर स्कूटी चला रहा है, सुनिए, शॉर्ट्स पहन अरे लीडर तस्वीर नहीं, अरे लीडर अपोजिशन तो आज है राहुल गांधी, जब वो लीडर अपोजिशन नहीं तब भी इतने ही चर्चित थे। हाँ, जब सिर्फ सिंपल सांसद थे सिक्योरिटी वाला मसला भी है तब भी अमित शाह का नहीं, तो लोकसभा में सिक्योरिटी बयान- एजेंसी की भी कौन जिम्मेदारी है। जिम्मेदार है इस बहस के लिए? राहुल गांधी जिम्मेदार है या देश की सिक्योरिटी एजेंसी जिम्मेदार है? त्रिपाठी जी, अमित शाह ने बाकायदा सदन में बताया था कि कई बार राहुल गांधी बिना बताए। सिक्योरिटी को चकमा देकर बिना बताए चले जाते हैं। अब या तो सिक्योरिटी एक काम करे कि एकदम घेरा डाल के नेता प्रतिपक्ष के साथ वो व्यवहार करे जो नहीं करना चाहिए, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पे भी ये इनडिफेंसिबल है। इस पर भी कोई तर्क आ सकता है क्या? विचार होना, किसी का बचाव करना, कोई घूमने जा रहा है वो बात करना, ये यहां मसला ही नहीं है। देश के नेता प्रतिपक्ष की कोई भी यात्रा क्या अननोटिस्ड हो सकती है? स्पाइंग तो बहुत बड़ा टर्म है, किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। अगर स्पाइंग होती तो राहुल गांधी की कोई ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर थोड़ी ना है, सामान्य तस्वीरें हैं। राहुल गांधी कहीं गए हुए हैं, इसके पहले भी जो आती रही है, किसी एयरपोर्ट की लाइन में है, कहीं इमिग्रेशन की लाइन में है, कहीं बैग उठाकर चले जा रहे हैं, ये तस्वीरें आती। क्या कोई आपत्तिजनक चित्र उनके कोई जारी कर दिए कि कोई पार्टी उसका लाभ लेना चाह रही? सवाल यहां क्या है? सवाल यह है कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया, जब वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडीज हैं उनका महत्व ही समाप्त हो गया, जब वो अभी 16 दिन की यात्रा करके गए हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, आइडियोलॉजिकल बैटल बताकर गए हैं, और वो आइडियोलॉजिकल बैटल फाइटिंग इन सम अननोन लोकेशन संभव है क्या? ये हम राजनीति के तौर पर देखेंगे। और ये तो जो इसके पहले की खबर आपने चर्चा की, दोनों चित्र देख लीजिए। एक व्यक्ति जिसको पता है कि उसका उपराष्ट्रपति पद का दावेदार जीतेगा ही जीतेगा, अंतर पे आप चर्चा कर सकते हैं, वो कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है, पीछे जाकर बैठ गया। और जो भी जीएमसी बाल योगी सभागार में हम सब लोग गए हैं, ऊपर बैठने का मतलब नीचे के सब पे नजर है। पूरी पार्टी अटेंशन मोड में, पीएम पीछे बैठे हुए हैं। और यहां की पार्टी क्या करेगी? वो पार्टी किस अटेंशन में रहेगी जब उनका नेता ही वहां दूसरे तरह के टेंशन या टेंशन लिए घूम रहा है? और मैं फिर कह रहा हूं, हम में से मलेशिया से काम कर रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, हम में से किसी को नहीं पता है कि ये फोटो है भी या नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है ना। मैं कह रहा हूं चलो जाना ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते कि नेता प्रतिपक्ष 3 दिन मलेशिया में रहेंगे, वो अपने निजी कार्य से आ रहे हैं, खत्म। आज हम ये डिबेट नहीं कर पा रहे होते। इसका मतलब कि कुछ तो एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, वो खतरनाक। और मैं फिर कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष का ये व्यवहार देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विजय जी की बात लेके फिर आ जाऊंगा सर। क्योंकि मेरे संदर्भ में बात हुई है ना, मेरी बात पर उन्होंने प्रतिवाद किया, मुझे एक बात कहने दीजिए। आप हमेशा ऐसा गड़बड़ करते हैं कि मुझे आप डक कर जाते हैं। सर हमेशा आपका फाइनल वर्ड नहीं, ये आरोप मैं नहीं लूंगा सर। आरोप नहीं है। हाँ। पिछली बार जब अखिलेश यादव वाले चर्चा हो रही थी, मुझसे आपने कोई कमेंट नहीं लिया। जब राजीव राय वाले मामले पे आपके साथ 1,500 खबरें डिस्कस हुई होंगी तो मैं सबकी गारंटी तो नहीं लूंगा, क्योंकि वो मुझे जरूरी था उसमें बोलना। लेकिन चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद हैं, जब वो बाहर जाते होंगे तो सिक्योरिटी एजेंसी को सूचित करके जाते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भी एजेंसी उनकी सिक्योरिटी कर रही है, Z+ सिक्योरिटी में है, वो बिना सूचित किए जाते हों। और जब सूचित करके जाते हैं तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कि उनकी सिक्योरिटी करे। ये कहीं नहीं लिखा ब्लू बुक में कि देश के बाहर उनकी सुरक्षा एजेंसी नहीं जाएगी या उनकी सुरक्षा नहीं होगी। ये जिम्मेदारी है Z+ की। तो अगर वो गए हैं, ये बेहतर बात होती है अगर बता के जाते, प्रोग्राम जारी करके जाते, बहुत अच्छा होता। लेकिन इसके बावजूद नहीं बोल रहे, ये कैजुअल पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? नहीं, कैजुअल पॉलिटिक्स तो करते हैं, वो तो उन पर इस बात का चार्ज है, कैजुअल पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन 3 दिन के लिए चले गए, लौट के नहीं आएंगे क्या वो?
आएंगे फिर तो लगेंगे। तो बहस ही नहीं, फिर हम बहस क्यों कर रहे हैं अरे सर? भाई- वापस तो आएंगे। हाँ। अब वो चाहे एक दिन के लिए वोट डालने आए, केवल 5 साल में एक बार वोट डालने आए लोकसभा सवाल चुनाव में, ये क्या फर्क पड़ता है? आप कहेंगे वो वोटर तो यही। नहीं उन पर सवाल उठना चाहिए, पब्लिक एक फिगर अभी है, जी। लेकिन इतना भी नहीं होता है खाली राहुल गांधी दो एस्पेक्ट आए कि अगर कहीं जाए तो उसको लेकर राहुल के गांधी की पॉलिटिक्स वर्सेस मोदी जी की पॉलिटिक्स, और दूसरा इसका सिक्योरिटी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये दो अलग अलग इशू हैं और इस पर बहुत क्लैरिटी के साथ बात करना चाहिए। एक तो राहुल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है, ठीक है। इससे पहले 2019 तक उनके पास वो SPG प्रोटेक्ट ही थे, ठीक है। 2019 में उनको रीशेड्यूल किया गया तो वो Z+ सिक्योरिटी पर है। CRPF की उनके पास सिक्योरिटी रहती है। होम मिनिस्ट्री की ब्लू बुक क्या कहती है? मैं सिक्योरिटी को बहुत लंबे समय तक देखता रहा, तो होम मिनिस्ट्री की ब्लू बुक कहती है कि भाई जो Z+ सिक्योरिटी वाले हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी उनके पास है। लेकिन इसमें बहुत एक बारीक लाइन है। उन्होंने कहा कि जब कोई प्रोटेक्टी अपनी पर्सनल विजिट पे चाहता है तो वो सिक्योरिटी को दूर रखते हैं, ताकि आप ये जो अभी जासूसी वाली बात है ना, उनका इंट्रूड करता हुआ ना लगे कि भाई सरकार की पूरी नज़र उस पर है, ये वो करने से बचते हैं। ये ब्लू बुक में है कि वो ये नहीं समझते कि फिर आप यही कहेंगे कि आप तो जासूसी कर रहे हो, वो जा रहे हैं कहाँ जा। लेकिन अब आप इसमें सोचिए कि यदि राहुल जी वहाँ पर जा रहे हैं, अगर वो हैं स्कूटी पर जा रहे हैं, वो एक्सीडेंट हो जाए तो किससे सवाल करोगे आप? होम मिनिस्टर से या राहुल जी से? ये ग्रे एरिया है। ये ग्रे एरिया नहीं है। ये आप सवाल करोगे। वो तो जब राजीव गांधी जी के साथ जो हुआ असैसिनेशन, तो उस वक्त भी तो यही बहस हुई थी कि भाई उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई, सरकार की जिम्मेदारी है। आज भी सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो एक अलग इशू है, वो कहाँ जा रहे हैं पर्सनल और पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों की पॉलिटिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। उस पर सवाल खड़े होते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसको इतना वो नहीं लेना चाहिए कि पर्सनल लेवल पर कि क्या हो रहा है। वाजपेयी जी को मुझे याद है कि वाजपेयी जी के लिए इतना हंगामा होता था कि वो मछली खाते हैं या चाइनीज खाते हैं, इस पर भी चर्चा होती रही। तो पर्सनल लाइफ को उसमें इंक्लूड नहीं हो रहे, लेकिन लोगों की इच्छा भी होती है और सवाल भी होता है कि आप कहाँ हैं क्या नहीं है, इन्फॉर्म करके जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी का सर लोकसभा में जो बयान है सर, वो ध्यान रखना चाहिए। अमित शाह ने लोकसभा में बोला है कि राहुल गांधी बिना बताए विदेश चले जाते हैं, उनकी सुरक्षा की हमको चिंता है। हाँ, तो वो वही जब भी विदेश जाए कम से कम एजेंसी को पता कर जाए, वो एजेंसी को बिना बताए निकल जाते हैं। आपने मोदी जी और राहुल जी, बहुत अच्छी बात विजय की, कोई भी राहुल जी की पर्सनल चीज नहीं खोज रहा है भाई, कि क्या जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, किसके साथ घूमते हो, किससे मिलने जाते हो, नहीं खोज रहा है। सोशल मीडिया की बात अलग है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते थोड़ी जिम्मेदारी तो बनती है। वो जिम्मेदारी नहीं लो कि सरकार के पास तो जानकारी रहती है। सरकार ने कोई पब्लिक तो किया नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। दूसरी बात, राहुल जी की और मोदी जी की पॉलिटिक्स की तुलना करना मैं ठीक ही नहीं मानता। ठीक है, मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन मैं नहीं मानता इसको। फिर आप कहेंगे कि नहीं वो तो 24 घंटे पॉलिटिक्स ही अलग तरीके की है, वो राउंड द क्लॉक पॉलिटिक्स में काम करते हैं। यूपी में एक अलग किस्म का घमासान चल रहा है, इसकी हमने कल थोड़ी चर्चा की थी, आज थोड़ा और इसके बारे में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में ABVP जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, वो योगी सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है। मामला शुरू हुआ था बाराबंकी से, जहां पर रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में ABVP के छात्र एक अवैध निर्माण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक LLB छात्रों के कोर्स को मान्यता ना मिलने का मामला भी था। उसके बाद वहां लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज हुआ तो हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सरकार ने पुलिस के ऊपर एक्शन भी ले लिया। आज पता चला है कि वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था यूनिवर्सिटी का, उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर भी पहुंच गया। लेकिन ABVP का गुस्सा शांत नहीं हुआ अपनी ही सरकार से। तो इसके बाद फिर एक बड़े प्रदर्शन की कॉल थी। आज भी उत्तर प्रदेश भर में काफी प्रदर्शन करने वाली थी ABVP। लेकिन उससे पहले कल ABVP के कुछ लीडर से मुलाकात की। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको बुलाकर, उसकी तस्वीर भी आ गई है, और उसके बाद आज के ये प्रदर्शन रोक दिए गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी भी इसमें ABVP के समर्थन में आ गई थी कि ये छात्रों का मामला है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। अब उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि ये वाहिनी बनाम परिषद का सच सामने आया है। वाहिनी बनाम परिषद, हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ जी की एक पर्सनल यूथ ब्रिगेड थी, इसको बाद में उन्होंने खत्म कर दिया, डिसबैंड कर दिया था जब वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये परिषद बनाम वाहिनी का मामला है। लोग कह रहे हैं कि इसमें ABVP भी, NSUI भी जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग और समाजवादी पार्टी की छात्र सभा सब एकजुट हो गए हैं। तो मामला क्या है? त्रिपाठी जी बताएं, यूपी की बात है तो। देखिए, पहली बात तो इसमें वाहिनी बनाम परिषद जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो विशुद्ध रूप से अखिलेश जी के दिमाग की उपज है, और कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर कुछ लिखते रहते हैं, जिनको इसी से रिलेवेंसी बनती है कि वो इस तरह की बातें लिखें। लेकिन ये मसला गंभीर है।
रामस्वरूप विधि विश्वविद्यालय में जिस तरह की अनियमितताएं थी, जिस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा था, और उसको योगी सरकार में ही बैठे हुए कुछ बड़े अधिकारी समर्थन दे रहे थे। असली मसला यह है, विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया। ऐसा कभी नहीं होता कि इस बर्बर तरीके से सामान्य इस तरह के प्रदर्शन में पिटा जाए। प्रदर्शन होता है, पुलिस लाठी पटकती है, और हम तो छात्र राजनीति से ही आए हैं, हमें याद है कि पुलिस कभी भी छात्रों पर सीधे लाठी मारने से बचती है, वो पटकती है, भगाती है, थोड़ा दो चार लग गया, बहुत कोई गड़बड़ हो गई तब ये सब होता है। लेकिन बिना किसी ऐसे उग्र आंदोलन के सिर्फ सामान्य प्रदर्शन पर पुलिस ने बहुत पिटाई की, इस तरह पिटाई की कि अभी भी उसमें मेरी जानकारी जो है कम से कम 2-3 बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में। बाकायदा एबीवीपी ने आंदोलन का तय किया, उसके बाद कोशिश हुई मान बनौवल करने की, बचाने की, वो प्रयास किया गया, लेकिन जो मूल मुद्दा था उसको पीछे धकेला जा रहा था। विद्यार्थी परिषद ने फिर से आंदोलन किया, हर शहर में हर विश्वविद्यालय केंद्र पर किया। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि इसमें जितने लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। सीईओ को सस्पेंड किया गया, जो दूसरे लोग हैं उनको हटाया गया, वहां का जो इंस्पेक्टर था, और बाद में मुख्यमंत्री ने बुलाकर जो पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री, उन सबसे मिलकर बातचीत की। बुलडोजर चला कुछ थोड़े अतिक्रमण पर, लेकिन अभी भी एबीवीपी का कहना है कि शिक्षा माफिया जो काम कर रहा है वो सिर्फ रामस्वरूप में नहीं, पूरे प्रदेश में हो रहा है। एबीवीपी अपनी सरकार के खिलाफ आज भी आरोप लगा रही है। नहीं, एक तो ये कि ये बीजेपी का संगठन नहीं है, मैं खुद एबीवीपी में रहा हूं, इसलिए आरएसएस का आप कह सकते हैं, क्योंकि उसी विचार से संगठन मंत्री आता है। लेकिन बीजेपी का ना तो कमांड है और ना कर सकते हैं, वो इतनी हैसियत नहीं होती बीजेपी किसी नेता में कि वो परिषद के लोगों को कमांड दे दे। लेकिन हाँ, ये माना जाता है क्योंकि भाजपा का कोई छात्र संगठन नहीं है और उसी विचार से, उसके बावजूद ये सब हो रहा है और दूसरा संगठन नहीं है। इसमें एक दूसरा एंगल भी है सर, वो ये कि इसमें ये बाकी छात्र जो विंग हैं और पार्टियों की, वो इसके समर्थन में शायद इसलिए भी आए क्योंकि यूपी के अंदर अब छात्र संघ चुनाव नहीं होते विश्वविद्यालयों में, और एक लंबी मांग रही है छात्र संगठनों की कि वो दोबारा शुरू किए जाएं। अखिलेश यादव ने उसको, मायावती ने बैन किया था, अखिलेश यादव ने उसको थोड़ा बहुत शुरू कराया, योगी जी की सरकार में भी वो बैन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों के जो छात्र संघों के चुनाव हैं पिछले लंबे समय से मतलब वो नहीं हो रहे हैं, जबकि एक दौर था उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति बहुत जीवंत हुआ करती थी, और खास करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हमारा कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, ये सब बड़े काफ़ी जो है। लेकिन इसके बावजूद जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठन हैं वो अपनी गतिविधियां करते रहते हैं। जैसे ये प्रदर्शन जो हो रहा है विद्यार्थी परिषद का, सही कह रहे हैं हर्षवर्धन कि ये शिक्षा माफिया खिलाफ हो रहा है। ये एक कॉलेज तो प्रतीक है, रामस्वरूप कॉलेज तो, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया वर्षों से सक्रिय है, और जो जिसकी भी सत्ता होती है जिस दल की, वो उसके साथ साठगांठ कर लेता है। कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी के साथ ही करे या कांग्रेस साथ करे, वो कांग्रेस के जमाने से समाजवादी पार्टी सबके साथ साठगांठ करता है, और उसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा है। इसीलिए दूसरे छात्र संगठन भी, मुद्दा बिल्कुल ठीक था, वो लॉ के बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, उसके मान्यता ही नहीं है। भाई, जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं है, आप डिग्री कैसे दे सकते हो उसको? वो तो कहीं चल मानेगा ही नहीं। और फिर इन्हीं पे लाठी भी चली, और लाठी के साथ साथ मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उनको गुंडा भी कह दिया, मतलब जो कि बिल्कुल गलत। नेपाल में इस वक्त जबरदस्त हंगामा चल रहा है, तो आपको सीधे वहीं की खबर बताते हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर के जो युवा हैं वो सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए हैं। काठमांडू की सड़कों पर खूब हंगामा और बवाल इस वक्त चल रहा है, और ये प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद भवन के अंदर भी दाखिल हो गए। संसद भवन परिसर में जो इमारतें हैं उसके ऊपर चढ़ गए, पुलिस की बैरिकेडिंग को इन्होंने तोड़ दिया। पहली बार संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी नेपाल में हुई है। ये काठमांडू की तस्वीरें हैं, सड़कों की आप जरा भीड़ देखिए, जरा सड़कों के ऊपर ये देखिए, सड़कें इस वक्त पटी हुई हैं प्रदर्शनकारियों से। इनके दो मुद्दे हैं, एक तो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग आए, पहले इन्होंने आंदोलन की कॉल दी थी, फिर आज इन्होंने कहा था हम सड़कों पर उतरेंगे, तो काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया वहां की सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद इतनी संख्या में लोग आए। दूसरा मुद्दा, 26 सोशल मीडिया ऐप्स को चीन की माफ कीजिएगा नेपाल की सरकार ने बैन कर दिया है, उसके खिलाफ भी इन लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आवास, इन सब इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है, और पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, और इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जबरदस्त झड़प भी हो गई। इन प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि सरकार ने लोगों की आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था, और कहा था कि ये नेपाल के सरकारी एजेंसी के साथ पंजीकरण करवाएं, उनकी शर्तें माने, तब इनको दोबारा नेपाल में ऑपरेट करने दिया जाएगा।
इसके खिलाफ लोग वहां सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर बताया जा रहा है राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारी भी शामिल हो गए हैं। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। नीतीश, नेपाल में भी अभी कुछ दिनों पहले ही गए थे, वहां पर जब राजशाही को लेकर आंदोलन हो रहा था। अभी काठमांडू से क्या खबरें हैं नीतीश? देखिए, अभी काठमांडू से जो खबरें आ रही हैं, हर जगह सड़कों पर युवाओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। संसद भवन में युवा जो है प्रवेश कर गए हैं और पुलिस ने वहां गोली चलाई है। एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है और करीब 80 लोगों को गोली लगने की जानकारी अभी आ रही है। तो एक बड़ा प्रदर्शन है, जैन जेड इसका नाम दिया गया है। युवा इसमें शामिल हैं। जैन जी उनको कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच जिनका जन्म हुआ है। और जाहिर है जो सोशल मीडिया साइट्स को जिस तरह से बैन किया गया है उससे युवा काफ़ी नाराज हैं। और सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि जो सोशल साइट्स हैं उनको अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनको यहाँ अपना दफ्तर खोलना होगा। 2024 में ये कानून आया था, लेकिन कुछ कंपनियां ही ऐसी थी जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया, दफ्तर खोला, जिनमें एक टिकटॉक भी है। और कई दूसरी कंपनियां जिन्होंने ये नियम का पालन नहीं किया है उनको सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद नेपाली टेलीकॉम को एक पत्र भेजकर कहा गया कि इनको बैन किया जाए। और इसी को लेकर जो है युवा सड़कों पर हैं। लोगों को ये भी लग रहा है कि कुछ दिन पहले जो एक आंदोलन हुआ था नेपाल में राजशाही के समर्थन में, उसको रोकने के लिए युवाओं की आवाज़ को कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी जो आंदोलन है ये बिल्कुल अलग आंदोलन है, उस समय के आंदोलन से ये बिल्कुल अलग है। लेकिन जिस तरह सोशल साइट्स को बैन किया गया और कम समय दिया गया, इसको लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं और यही कारण है कि लोग सड़कों पर हैं। सरकार की तरफ से जिस तरह से कहा भी गया, प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही भी गई थी वो भी काफ़ी उकसाने वाली थी। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि नियमों का पालन जो नहीं करता है तो आप क्या अंजाम भुगतेंगे। तो इस तरह की बातें भी कही जा रही थी। लेकिन जो एक सोशल साइट टिकटॉक जो एक्टिव था उस पर लोग जुड़े और वही एक आंदोलन को खड़ा करने की एक बड़ी वजह बन गया। और ख़ास तौर से जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस आंदोलन में काफ़ी संख्या में आ गए हैं। तो काठमांडू की जो स्थिति है काफ़ी भयावह कह सकते हैं, क्योंकि हर तरफ जो है वहाँ सड़कों पर लोग हैं, पुलिस गोली चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। काठमांडू को चारों तरफ से जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने सील कर दिया है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल के काठमांडू के अलावा कई दूसरे शहरों तक, ज़िलों तक ये आंदोलन जो है फैल सकता है। ये बड़ा सवाल है, जैसा आपने बताया कि इसमें अब कुछ और जो प्रदर्शनकारी या एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स हैं वो भी शामिल हो गए हैं। तो फिलहाल ये मुद्दा भ्रष्टाचार या सोशल मीडिया का बैन यहीं तक आपको लगता रहेगा या अब एक और कोई बड़ा व्यापक रूप ले सकता है, बड़ा एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट बन सकता है? देखिए, फिलहाल तो अभी सोशल मीडिया का जो बैन है वो युवाओं को एकजुट किया है। इसलिए अभी कुछ वहाँ के पत्रकारों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी जो है ये सोशल मीडिया का जो बैन का मुद्दा है यही इसमें शामिल नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन व्यापक हो रहा है तो संभव है कि इस आंदोलन में वो लोग भी जुड़ जाएं जो कुछ दिन पहले राजशाही के समर्थन में वहाँ सड़कों पर थे। लेकिन फिलहाल चूँकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से बैन किया गया और उसको लेकर जो नाराज़गी है खासतौर से युवाओं की, तो ये विशुद्ध तौर पर देखें, सीधे तौर पर युवाओं का आंदोलन नज़र आ रहा है। और कई दूसरे देशों में, इंडोनेशिया में और तमाम जगहों पर इस तरह के आंदोलन पहले हमने देखे हैं। तो जाहिर है आज का जो आंदोलन है वो यदि और बढ़ता है तो जाहिर है उसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं जो इससे पहले ही से सरकार से नाराज हैं। और एक मिनट में जो दूसरी तस्वीर के बारे में बता दूं, ये दूसरी तस्वीर भी लीजिएगा। वो तस्वीर नेपाल की संसद की है। ये पार्लियामेंट परिसर की तस्वीर है काठमांडू में। आप देखिए इमारत के ऊपर ये प्रदर्शनकारी चढ़ गया। पार्लियामेंट की बाउंड्री के अंदर दाखिल होना, वहां जाकर के प्रदर्शन किया जाना, ये बताता है कि वहां स्थिति जो है वो कितनी विकट है। हमारे साथ एक पत्रकार नेपाल से इस वक्त जुड़ी हैं, एंजिना कार्की। एंजिना, कैन यू स्पीक टू अस इन हिंदी? कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? जी, अभी आंदोलन, आपका आंदोलन का रूप बहुत तेज हो रहा है। इतना नेपाल सरकार और जो जेएनजी का अलग आदमी है वो क्लास का आदमी ने भी इतना नजरअंदाज नहीं किया था। लेकिन आपका आंदोलन काफी सशक्त हो रहा है, काफी विरोध होता है, लोग प्रदर्शन कर रहा है। लोग ने शब्द भवन नया बालेश्वर में घुस के जाके प्रदर्शन किया था। और दूसरी चीज, आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा के ओली के निवास बालता में भी काम के क्षेत्र। एंजिना, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है।
इफ पॉसिबल एक बार फिर से आपसे हम कनेक्ट करेंगे दोबारा। हमारी टीम दोबारा आपको कॉल करेगी। आपकी बात साफ नहीं आ रही थी, लेकिन वो जो बता रही थी, जितना हम समझ पाए, कि स्थिति इस वक्त काफी खराब है इस वक्त काठमांडू के अंदर, और ये हजारों की तादाद लगती है इस वक्त प्रदर्शनकारियों की जो काठमांडू में इस वक्त आपको सड़कों पर लोग उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये नेपाल की सरकार के लिए कोई बड़ा खतरा है, या ऐसे मूवमेंट से सरकार निपट सकती है फिलहाल? विजय जी, क्या लगता है नेपाल के इतिहास को देखते? नेपाल के इतिहास को देखते मतलब हो सकता है कि आज कोई बड़ा खतरा नहीं हो रहा हो, लेकिन इस खतरे से को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो पूरा, हमेशा मैं कहता हूँ कि यूथ जब सड़क पर आ जाए ना, तो उसको निपटने के लिए वो एक बड़ा खतरा होता है, वो बड़ा चैलेंज होता है। सरकार उससे कैसे निपटती है, कैसे करती है। ज़रूरी नहीं है कि आज सरकार खतरे में आ जाए, लेकिन ये सरकार बहुत दिन चलेगी, इस पर भी आपके लिए सवाल खड़ा हो सकता है। और राजशाही जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, नेपाल में राजशाही का एक बड़ा वो है दबदबा जी, तो वो दबदबा किस तरह से काम आ रहा है, और युवाओं का, और क्या होता है, ट्रिगर पॉइंट कोई होता है। ये केवल सोशल मीडिया की पोस्ट बंद करने से काम नहीं चलता, वो ट्रिगर पॉइंट के तौर पे काम में आता है। अंदर बहुत समय से जो है, पिछले 2-3 साल से ये लगातार चल रहा था। हमारे नेपाल में भी बात होती, बहुत सारे मित्र लोग, लेकिन वो दबाव वहाँ पर बना हुआ है, एक नाराजगी वहाँ पर थी। ट्रिगर पॉइंट किसी भी आंदोलन को अराजक बना देता है। ये तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। 1971 में गुजरात में जब छात्र आंदोलन हुआ था, जब कैंटीन की सिर्फ फीस बढ़ाने के लिए, चार्जेस बढ़ाने के लिए जब हुआ था, तो चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई थी उस समय, और समय नारे लग रहे थे चिमन चोर करके। कुछ और तस्वीरें आई प्रदर्शनकारियों की। यहाँ तो गोली चल गई, एक प्रदर्शनकारी युवा की मौत हो गई है, तो यहाँ से ये प्रदर्शन एक बहुत बड़ा रूप भी जो है वो ले सकता है। नीतीश की लगातार बात हो रही है काठमांडू में, वो आपको वहाँ के हालात जो हैं इस वक्त वो बता रहे हैं। जो है बेरोजगारी बहुत चरम पर है जी, और अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, और लगातार अस्थिर सरकारों ने वहाँ बड़ा अस्थिरता का वातावरण पैदा किया है। तो जो विजय जी कह रहे हैं, ये तो खाली ट्रिगर पॉइंट है। ये सारा असंतोष जो है ये वो है, जिस तरह से यूथ सड़कों पर निकला है। तो मुझे लगता है कि ये खाली यहीं रुकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, खतरनाक बात है ये कि ये लीडरलेस है, कोई संगठन नहीं है इनके साथ, स्पॉन्टेनियस है। अगर अराजकता होती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन नेतृत्व इनका करेगा, ये स्थिति अभी झंडे वंडे लेके तो दिख रहे हैं सर लोग। अलग अलग मूवमेंट ऐसे ही शुरू होता है, ऐसे होता है, बाद उसकी लीडरशिप संगठन होगा। एक बार नीतीश से हम और अपडेट ले लेते हैं। कभी नहीं होता, क्यों? बिल्कुल। अच्छा देखिए, कुछ और तस्वीरें हैं ये, और ये ऐसा लग रहा है कि ये संसद परिसर के बाहर की तस्वीर है। ये काठमांडू से आई। इस वक्त मैं आपको लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहा हूं। क्या श्रीलंका जैसा कुछ होने वाला है नेपाल के अंदर? श्रीलंका में याद कीजिए, राष्ट्रपति के पैलेस में, वो तो महल ही था, पैलेस में जनता घुस गई थी, वहां के राष्ट्रपति को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी थी। ये वैसा ही कुछ मोमेंट लग रहा है नेपाल के लिए। श्रीलंका, बांग्लादेश की, हाँ, शेख हसीना को भाग के यहाँ आना पड़ा। तो दोनों जगह पर वैसा ही चल रहा था। सामने देखिए, पुलिस जो है वो शील्ड्स लिए हुए खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। ये लग रहा है कि वही संसद परिसर की ही तस्वीरें इस वक्त ये हैं। अब नीतीश, अगर ये छात्र संसद परिसर के अंदर दाखिल होने में आबादा है, और कुछ लोग तो दाखिल हो भी गए थे, तो ये तो बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे बिल्कुल चरमरा सा गया काठमांडू में। या बिल्कुल, जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर अभी कहना मुश्किल है कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जो भी आंदोलन के लिए लोग सड़कों पर हैं, उनको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से पुलिस लगातार वहाँ पहले आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, अब गोलियां चला रही हैं, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या हालात वहाँ पर होंगे। और संसद भवन के अंदर वहाँ पर रोकने की कोशिश की गई भीड़ को, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस उनको रोक नहीं सकी, और संसद भवन के ऊपर जो है कुछ प्रदर्शनकारी वहाँ पर चढ़ गए हैं, और लगातार वहाँ पर पुलिस गोलियाँ चला रही हैं। और हमें जो जानकारी मिल रही है कि कई लोगों को गोली लगी है, जिनमें से एक की मौत की अभी पुष्टि हुई है। बाकी लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कई लोगों को गोलियां लगी हैं वहां पर। चूँकि जिस तरह से भीड़ संसद भवन की तरफ बढ़ी और अंदर आ गई, उसके बाद पुलिस जो है बिल्कुल एक तरह से कहें कि हताश हो गई, और उसने आनन फानन में गोलियां चलानी शुरू कर दी है। और अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आसपास के कुछ ज़िलों से भी ऐसी खबरें आई हैं कि वहाँ भी पुलिस जो है, वहाँ भी लोग जो है वहाँ पर सड़कों पर उतर रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जो कुछ सोशल साइट्स एक्टिव थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, नियमों का पालन किया था, उनके जरिए ही ये आंदोलन जो है खड़ा हुआ। अन्यथा लोगों के लिए एक साथ जुटना इस तरह काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये आंदोलन जो है युवाओं का आंदोलन था, जिसमें कोई राजनीतिक दल का समर्थन साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसे हालात में लोगों का जुटना संभव हुआ कुछ सोशल साइट्स के जरिए, जिसमें टिकटॉक की एक बड़ी भूमिका है।
और सरकार की तरफ से लगातार यही कहा गया कि यदि वो अपना कार्यालय नहीं खोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और फिर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाते हैं कि जिसमें हमारे लिए जब आवश्यकता ऐसी हो, जब इस तरह की परिस्थितियां आए कि हम उस कंपनी से ये अपेक्षा करें, सोशल साइट से अपेक्षा करें कि उन कंटेंट्स को हटाए, उनको ब्लॉक करे, तो तब तक हम ये आगे नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि आखिरी समय में सिर्फ 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर सरकार ने जब बैन कर दिया तो ऐसी स्थिति में जो युवा है वो भड़क गए। और आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में जो सोशल साइट्स है वो लोगों की ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है, खासतौर पर जो युवा हैं इससे किस तरह से जुड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में लोगों को ये लगा कि उनके अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो राजशाही के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ उसको दबाने की कहीं ना कहीं ये कोशिश है, क्योंकि अंदर अंदर जो लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है सरकार को लेकर, वो भी चलता हुआ नज़र आ रहा था। और यही कारण है कि ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है, युवा इसमें काफ़ी संख्या में है। हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहाँ लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। नीतीश बता रहे हैं आपको काठमांडू का ताजा हाल, वो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। संसद परिसर के बाहर देखिए कितनी भीड़ है इस वक्त, पत्थर चला रहे हैं यहाँ से नौजवान, नारे लगा रहे हैं और वहाँ सामने पुलिस जो है, सुरक्षा कर्मी वो शील्ड लेकर के खड़े हुए हैं। गोली भी चली है वहाँ पर, ये बताया नीतीश ने, एक व्यक्ति की मौत की भी खबर आ रही है। देखिए पुलिस वालों को घेर करके उनके ऊपर लोग जो हैं कुछ जूते चप्पल पत्थर ये सब बरसा रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी अपील भी कर रहा है कि नहीं पुलिस वालों को ना मारें। ये देखिए ये बड़ी नाटकीय तस्वीरें इस वक्त काठमांडू से आती हुई आपको दिखाई दे रही है। त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर, और वहाँ जो अभी बात नहीं हो पाई, नेटवर्क सभी का खराब है। अच्छा, नेपाल बातचीत होने की स्थिति नहीं, इस वजह से वो जो अभी आपने बातचीत शुरू की थी वो नहीं हो पाई। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोगों को घरों से न निकलने की हिदायत दी जा रही है और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि काठमांडू अब पूरी तरह से छात्रों के कब्जे में है। सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस प्रशासन या अर्धसैनिक बलों के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसको रोकना चाहते हैं कि कब तक उसको रोक पाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में छात्र निकले, राजशाही समर्थक हैं, छात्र हैं, एक वर्ग जो इस सरकार को नहीं चाहता है वो भी इस पे निकले हुए हैं, तो क्या वो लोग ये चाहेंगे कि अब सरकार को बदलने की तरफ यह आंदोलन जाए या इनकी मांग कहीं जाकर रुकेगी? ये बड़ा सवाल है, लेकिन हालात बहुत खराब है। एक बार फिर हमारे साथ अंजना कार्की जुड़ी हैं, नेपाल की पत्रकार हैं। जी अंजना, अगर आप इस वक्त वहां जो कुछ हो रहा है हमारे दर्शकों के लिए बता सकें, काठमांडू में क्या हालत है? अभी काठमांडू का स्थिति बहुत तनावग्रस्त है। काठमांडू के बानेश्वर एरिया और कईयों इलाके में कर्फ्यू जारी हो रहा है। गृह प्रशासन में, सरकारी पक्ष में भी वो फोन नेटवर्क भी टुटाने की कोशिश कर रहा है। नेटवर्क भी अच्छा से नहीं चल रहा है और नेपाल की स्थिति बहुत भयानक है। आज का आंदोलन सड़क में जैन जी का आंदोलन का प्रदर्शन है। जैन जी का मांग यही है कि सामाजिक संजाल बंद क्यों किया है, नेपाल के भ्रष्टाचार करके नेपाल से पैसा बाहर क्यों लगा है, और दूसरी मांग है कि नेपाल में रोजगार सृजना क्यों नहीं किया है। और नेपाल में जब लोकतंत्र और गणतंत्र आया, गणतंत्र के नाम से, लोकतंत्र के नाम से जैन जी का ये आरोप है कि आपके परिवार के लिए सिर्फ ये गणतंत्र और लोकतंत्र है और हमारे लिए भी ये प्रश्न उठ रहा है। नेपाल के सड़क जल रहा है। नेपाल की सड़क काठमांडू नहीं बल्कि बाहर के सड़क भरतपुर, विराटनगर, पोखरा, धरान, कईयों इलाके में आग से जल रहा है। वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां भी अंजना आप बता रही है कि ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट ये केवल काठमांडू में नहीं और इलाकों में और शहरों में भी हो रहे हैं। वो और शहर नेपाल के बाहर, काठमांडू के बाहर, राजधानी के बाहर 27 शहर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, इनकी कोई खास स्पेसिफिक मांग है जो ये सरकार से मनवाना चाहते हैं? बॉर्डर एरिया में जो नेपाल और भारत के सीमाना में भी ये आंदोलन और प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके वजह से नेपाल और भारत के सीमाना कड़ाई कर रहा है और ये मांग है कि खास मांग क्या है कि नेपाल के भ्रष्टाचार बेइज्जती के कारण युवा लोग जो है ना, जैन जी जो 28 साल के लोग, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ रोजगारी नहीं मिलते हैं। आफ्टर +2 पास के बाद, उसके मैट्रिक पास के बाद वो अपने घर छोड़ के वो देश के बाहर जाने मजबूरी है रोजगारी के लिए। तो इसके तो फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन जब नेपाल सरकार ने घोषणा किया, ऐलान किया कि सामाजिक संजाल बंद करने के, उसके बाद में आज का आंदोलन आग से जल रहा है। ये बताइए कि ये कोई
किसी यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब कोई लीडर है इनका, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें एक्टिव है? ये इन लोगों का नेता कौन है? नहीं, अभी क्या है, इसमें कोई नेता लोग नहीं है, कोई लीडर नहीं है, इसमें भाषण वासन वाला कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट का बैनर लेके आंदोलन में किया था। और संसद भवन के आप दृश्य में देख सकते हैं कि वहां भी वो बैनर लेके संसद भवन में कईयों आदमी घूम किया है, वहां प्रदर्शन कर रहा है। और खास मांग ये वो नहीं है, इसमें लीडर नहीं है, लेकिन जो नेपाल के लीडिंग रूलिंग पार्टी का फर्स्ट लीडर का नेता लोग है, उसके दूसरे लीडर का नेता ने इसको भी सपोर्ट सामाजिक संजाल के माध्यम से और विभिन्न माध्यम से ये सपोर्ट भी किया था और सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन उसमें नेपाल के माओवादी प्रचंड भी सपोर्ट किया था, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने ने भी सपोर्ट किया था, कांग्रेस के नेता, बड़े लोग नेता वो मनीष कोइराला का भी नातेदार है, वो शेखर कोइराला भी सपोर्ट किया था। इसी तरह से सपोर्ट भी आ रहा है। जी अच्छा, इसमें सरकार का कोई पक्ष आपको पता चला? सरकार क्या कह रही है इस प्रदर्शन के सामने? तो सरकार अभी थोड़ी देर में मंत्रिपरिषद का बैठक बैठने वाला है। वो बैठक बैठने के बाद में मेरे ख्याल कुछ वो ले सकता है, कुछ ऐलान ले सकता है, कुछ ये कार्यक्रम का और ये आंदोलन का कुछ निर्णय ले सकता है। लेकिन अभी तो आंदोलन का दमन कर रहे हैं, प्रहरी ने गोली चलाया, कई लोग घायल है, 3-4 लोग का मौत हो चुका है, एक पत्रकार बहुत घायल है, वो मेरे साथ में थे, और बाकी आदमी अभी हॉस्पिटल इलाज में है। ये आंदोलन ये भी कर सकता है कि नेपाल के आंदोलन का मोडालिटी वो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा मोडालिटी में जा रहा है। अरे ये बताइए, कुछ तस्वीरों में दिख रहा था कि वो वहां की पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गए थे, वहां और क्या हुआ संसद परिसर में? संसद परिसर में अभी आज तो संसद नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट तो नहीं था, लेकिन वहां कर्फ्यू और ये नहीं था, कड़े सुरक्षा भी इतना नहीं था, क्योंकि ये आंदोलन को सरकार ने इतना वो वैल्यू भी नहीं दिया था। वो बोल रहे थे कि ये जेनजी मीन्स वो टीनेजर से इसका आंदोलन है, इसका अनुभव नहीं है, ये आंदोलन इतना नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी देर में आंदोलन इतना तेज हो रहा है कि वो उसके दिमाग में और ये इतना वो जो उसने वैल्यू नहीं दिया था, ये आंदोलन का अलग धार से परिवर्तन हुआ था अचानक। इसके बाद में अभी मंत्रिपरिषद का बैठक राजधानी में बैठने वाला है, उसके बाद में वो मेरे ख्याल में कुछ निर्णय ले सकता है। ठीक, अंजना बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अंजना कार्की, नेपाल की पत्रकार, वो इन प्रदर्शनकारियों के बीच में से ही रिपोर्टिंग कर रही हैं। 3-4 लोगों की मौत हुई है उन्होंने बताया पुलिस की गोली से, और कई लोग इसमें घायल हैं। उन्होंने कहा कि हालात बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे भी बन सकते हैं नेपाल में, ये वो खतरा जाहिर कर रही हैं, क्योंकि ये यूथ बहुत गुस्से में है, युवा बहुत गुस्से में है, बेरोजगारी, नौकरियां नहीं हैं वहां पर, महंगाई, इसके अलावा अब ये जो आखिरी बात जिसके बाद पानी सर से गुजर गया, सारे सोशल मीडिया पर बैन लगा देना वहां की सरकार का। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर में वहां की मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें कुछ फैसले जो हैं लिए जा सकते हैं। एक और पत्रकार हमारे साथ अरुण देव जोशी, वो जुड़ गए हैं इस वक्त। जोशी जी, काठमांडू की सड़कों पर पार्लियामेंट में लोग दाखिल हुए, ऐसी तस्वीरें बता रही हैं, हजारों लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं, क्या परिस्थिति और वहां पर है ऐसी? जी, हजारों की संख्या में ये जैन जी जो 14 से 28 साल के लोग हैं, इनके बुलाने पर लोग सड़क में आए थे। उसी उम्र समूह के लोग थे जो संसद में आ गए थे। तो शांतिपूर्ण होने का माइतीगढ़ एक जगह है, वहाँ से प्रदर्शन शुरू होना था और संसद भवन तक मार्च करने वाले थे। लेकिन संसद भवन में जो पुलिस बैरिकेड था, वहाँ तक पहुँच के आंदोलनकारी रुक गए थे, लेकिन अचानक बैरिकेड तोड़ के लोग संसद भवन तक घुस गए। उसके बाद वहाँ शुरू गया गोली चलने की खबर भी है, रबड़ की गोलियां चलने की खबर भी है, और गोली चलने में एक आदमी मारा गया ऐसा भी खबर है, और एक गंभीर घायल है, और 30 से 40 लोगों को घायल होने का खबर है। अभी कुछ लोगों की क्या मृत्यु भी हुई है? एक की मृत्यु होने की खबर है अभी तक। अस्पताल स्रोत के अनुसार एक की मृत्यु हुई है, लेकिन वो कौन है ये अभी कुछ नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से कोई बयान आया इन लोगों को मनाने के लिए या इनकी शर्तों पर बात करने के लिए? सरकार तैयार है क्या? सरकार की तरफ से ऐसा कुछ बयान नहीं आए। लोग आंदोलन के लिए काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, बोल रहे थे कि जब से सोशल मीडिया बंद हुआ
उसके बाद से एक लोगों ने अल्टरनेटिव मीडियम ढूंढ लिया है सोशल मीडिया में जाने का। जैसे टिकटॉक खुला है, टिकटॉक काफी पॉपुलर भी यहाँ से, टिकटॉक में एक मुहिम चला है। उसके बाद यहाँ का ये जेन जी पॉपुलेशन है, ये टेक्नोलॉजी से काफी माहिर है टेक्नोलॉजी में, तो अनेक उपाय निकाल के जो बंद है वो साइड भी वो लोग खोल लेते थे, उनके बाद वो किया, तब भी सरकार ने कोई एड्रेस नहीं किया। तो उल्टा प्राइम मिनिस्टर की ओर से गैर जिम्मेवाराना उनकी आंदोलन जो अभिव्यक्ति आई उससे और शायद आंदोलनकारी और भड़क गए, इसलिए जो हो सकता है कि ये घटना यहाँ तक पहुंची। जोशी जी बहुत धन्यवाद आपका। अरुण देव जोशी जी ने काठमांडू से बता रहे थे वहां के हालात। इन्होंने कहा एक व्यक्ति की मौत है। हम इनसे पहले जिनसे बात कर रहे थे नेपाली पत्रकार, उन्होंने बताया कि 3 से 4 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हैं। तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं सीधा टकराव इनका वहां सुरक्षा बलों के साथ हो रहा है। आज वहां पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, लेकिन सुरक्षा को भेदते हुए ये प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट के अंदर दाखिल भी हो गए। अब हमारे साथ अभय पराशर हमारे संवाददाता वो जुड़े हैं। अभय लगातार बात कर रहे हैं अपने नेपाल के अपने सूत्रों से, क्या खबर निकल के आ रही है अभय? मौत की बात है, गोली लगने की बात है, उसमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि हमने जो पार्लियामेंट ऑफिस के अंदर जो वहाँ का सिक्योरिटी विभाग है उनसे भी बात करने की कोशिश की। कुछ लोगों को अस्पताल जरूर ले जाया गया है, लेकिन क्या उनकी मौत हुई है इसको लेकर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। क्योंकि जैसे ही असल में ये पहले से एक पूरा प्लान था, सोशल मीडिया बैन होने के बाद जितने यंगस्टर्स हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनका आज ये प्लान था कि वो पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। जिस तरीके से वहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया गया है। लेकिन इनके साथ ही जो कुछ विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो आरपीपी पार्टी की बात करें, सीपीआई की बात करें, वो उन लोगों ने भी, जो उनके कार्यकर्ता हैं, इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। जो शुरू से एक लड़ाई चल रही है कि राजतंत्र को वापस लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो लोग थे, उन लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। और टकराव तब हुआ जब पार्लियामेंट, क्योंकि आज वहां पर बंद था, छुट्टी थी, लेकिन गेट पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश की। उसी दौरान जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी थी, नेपाल पुलिस जो वहां पर बाहर लगी होती है, उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की, कुछ रबड़ बुलेट जो हैं वो चलाए गए प्रदर्शनकारियों पर, क्योंकि अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी। उनको वहां से खदेड़ा गया। फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन कुछ जो घायल प्रदर्शनकारी थे, जिसमें कुछ यूथ भी हैं और कुछ अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उनको अस्पताल में भेजा गया है। अस्पताल से हम कोशिश कर रहे हैं एक बार ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाए, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। नेपाल में यह आंदोलन इस वक्त चल रहा है जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस के साथ इनका आमना सामना हुआ, गोलियां चल रही हैं इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर। तस्वीरों में आप देखिए आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और असली गोलियां भी चलाई गई हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि ये प्रदर्शनकारी नौजवान संसद परिसर के अंदर भी दाखिल हो गए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए अंदर चले गए। पूरे काठमांडू में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ, उसके बावजूद हजारों की तादाद में ये लोग सड़कों पर हैं। इनकी मांगे भ्रष्टाचार हटाना, बेरोजगारी खत्म करना, और जो ताजा विवाद था, नेपाल की सरकार ने तुरंत प्रभाव से 26 सोशल मीडिया ऐप, जिसमें यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक सब कुछ शामिल है, सब बैन कर दिए। और उसके बाद इन नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा और हमें बताया जा रहा है कि ये कोई संगठित ये मॉब नहीं है। आंदोलनकारी जो हैं ये स्वतः स्फूर्त लोग अपने बाहर निकले हैं। जेन जी इनको नाम दिया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, कि बिल्कुल नौजवान लोग हैं बिल्कुल, और ये सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पर आए हुए हैं। और सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन फिलहाल नहीं आ रहा है। कैबिनेट मीटिंग बताया जा रहा है वहाँ होने वाली है जल्द, और उसमें कुछ फैसला किया जाएगा इन छात्रों की मांगों को लेकर के। कुछ अपडेट समीर जी आप मुझे दे रहे थे इस वक्त। हाँ बिल्कुल, कि काठमांडू के जो मेयर है बालेंद्र शाह, उन्होंने छात्र आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, मैं इसमें सीधे शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरा पूरा समर्थन है। काठमांडू का मेयर प्रदर्शनकारियों के साथ आ गया। बिल्कुल, काठमांडू के मेयर ने इन्हें समर्थन दे दिया है, और कई और राजनीतिक दल है जो सरकार में शामिल है, उन लोगों ने भी छात्र आंदोलन को समर्थन दे दिया है। तो अब कैबिनेट की बैठक आने वाली है, तो क्या देखते हैं कैबिनेट की बैठक में ओली साहब क्या फैसले लेते हैं? क्या छात्रों की जो मांगे वो सारी मांगे मान ली जाती है, या कोई और वो कठोर प्रतिबंध लगाते हैं, या इसे दमन चक्र शुरू करते हैं छात्रों के ऊपर? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत मुश्किल स्थिति है, और मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए
लगभग उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि बहुत ओली के पास बहुत समर्थन भी नहीं है, वो गठबंधन की सरकार में है, उनके पास कोई प्रचंड बहुमत नहीं है। अब विपक्षी दलों का भी समर्थन इस छात्र आंदोलन को मिल रहा है, प्रचंड बहुमत नहीं है, बिल्कुल, तो बहुत समर्थन भी नहीं है उनके पास, तो मुश्किल होगा ओली का बने रहना। अब देखते हैं छात्र क्या करते हैं, क्या ये संगठित आंदोलन कंटिन्यू होता है या सरकार को समझाती तो मान जाते हैं। फिलहाल सेना भी सड़कों पर आ गई है। अच्छा, तो सेना भी सड़क पर है, सेना को भी उतारा गया है कई जगहों पर, क्योंकि एक बार सर अपने रिपोर्टर्स के पास हम चले, क्योंकि वो भी लोग भी लगातार हमारे साथी नेपाल में लोगों से बात कर रहे हैं, अपने सूत्रों से बात कर रहे हैं। नीतीश, अभी इस वक्त क्या खबरें आपको मिली वहां से? देखिए, अभी ये जानकारी आई है कि एक आपात बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में इस पर तय किया जाएगा कि इस प्रदर्शन से कैसे निपटा जाए। दूसरी तरफ जो सेना है वो भी सड़कों पर है और जो सड़क पर प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या बिल्कुल वैसी ही है, कोई भी सड़क से हटने को तैयार नहीं है। और काठमांडू की जो सीमा है उसको अब सील किया जा रहा है, क्योंकि ये भी अंदेशा है कि जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से युवाओं की फ़ौज जो है वो कहीं शहर की तरफ ना बढ़े। और अलग अलग ज़िलों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि युवा जो है सड़कों पर आ रहे हैं। तो एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है जिसका कोई नेतृत्व भले नहीं है, जिसके सामने मुद्दा जो है वो सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर बैन से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रदर्शन इतना बड़ा है, आंदोलन इतना बड़ा है कि नेपाल पुलिस के लिए इसे संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई स्पष्ट बातें नहीं कही जा रही है। सिर्फ इतनी जानकारी जो पहले आ रही थी उसमें यही कहा गया था कि सोशल मीडिया से जुड़ी जो कंपनियां हैं, जिन लोगों ने उनके नियमों का, उनके कानून का पालन किया है, उन पर बैन नहीं रहेगा। 5 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, जिन्होंने अपना दफ्तर खोला है, जिन्होंने एक कंप्लायंस के लिए गाइडलाइन अपना एक्सेप्ट किया है, तो ऐसे सारे लोगों को बैन से मुक्त रखा गया है। लेकिन जिन लोगों ने ये शर्तें नहीं मानी है, नेपाल के कानून को नहीं माना है, उनको प्रतिबंधित करने की बात नीतीश, एक मिनट देखिए, कुछ और तस्वीरें आपको काठमांडू से इस वक्त दिख रही हैं। काठमांडू की सड़कों पर ये टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं भीड़ के ऊपर, लोग वही शेल उठा के वापस पुलिस पर फेंक दे रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर इस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत होती हुई दिख रही है। शेल्स, वाटर, टीयर गैस के छोड़े जा रहे हैं, आप आवाज सुन सकते हैं। वहां जो पत्रकार जिनसे हमारी बात हुई वो तो कह रहे हैं कि गोली भी चलाई है पुलिस ने। अगर सवाल ये है ना वहां हो ये लोग चाहते क्या हैं, ये साफ नहीं हो रहा। अगर सवाल केवल सोशल मीडिया पर बैन का है, अगर सरकार इनकी बात मान लेती है तो क्या ये लोग वापस घर चले जाएंगे, या ये उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं समय सत्ता परिवर्तन कराना या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे? कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये मॉब अभी, ये आंदोलनकारी चाहते क्या है। दरअसल स्पॉन्टेनियस मॉब है ये, मतलब भीड़ है और यूथ है, कोई इनका संगठन ऐसा जो आगे जो लीड कर रहा हो। जैसे बांग्लादेश में वो छात्र संगठन था जो नेतृत्व कर रहा था, पीछे उसके दूसरी फोर्सेस भी थी। इनके पीछे फोर्सेस कौन है तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी कोई ऐसा संगठन भी सामने नहीं आया है जो पूरा इसको कंट्रोल कर रहा हो और जिससे सरकार बात भी करना चाहे तो किससे बात करे। अगर सरकार चाहे कि भाई बात करनी तो किससे बात करे। ये वैसे ही जैसे तहरीर चौक वाला मिस्र में हुआ था, याद होगा आपको, जब हुसैन मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। तो कहीं हो सकता है कि ये जिद पर अड़ जाए कि भाई सरकार जाए, ओली साहब इस्तीफा दें, तो अगर इस पर अड़ गए तो फिर बड़ा संकट हो जाएगा। अभी तो क्योंकि कौन इनकी तरफ से बात कौन करेगा, अभी तो सारे ये युवा आगे इकट्ठा हो गए हैं, बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद पे उन्होंने बिल्कुल गेट पे चढ़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी भीड़ को कोई सेना या कोई पुलिस जो है खाली बल प्रयोग से रोक सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आज का जो प्रदर्शन है ये सरकार को बता के किया जा रहा है, इसके लिए दिन और वक्त बताया गया था कि इस युवा प्रदर्शन करेंगे। अभी तो सरकार ने कर्फ्यू लगाया था जी, जो कर्फ्यू लगाया गया इसलिए लगाया गया, तो उनको था कर्फ्यू लग जाएगा तो लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन नेपाल में चूंकि पिछले 30-40 साल से एक लंबा इतिहास रहा है इस तरह के आंदोलनों का जी, नेपाली कांग्रेस के ज़माने से आप देख लीजिए और फिर माओवादियों के समय इस तरह वहाँ लोग निकलते रहे सड़कों पर। एक बार अभय पराशर के पास चलेंगे। अभय, क्या अपडेट आपको मिल रहा है काठमांडू से, और ये आंदोलनकारी चाहते क्या हैं? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। एक तो जितने यूथ्स हैं वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो सरकार ने बैन लगाया है, एक मिनट रुकिएगा, कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए बैरिकेड लगाया हुआ है पुलिस ने और सामने आप देखिए कितनी भीड़ है प्रदर्शनकारियों की। जरा तस्वीर, आवाज सुनाइए जरा तस्वीर।
ऐसी भीड़ को काबू करना, कितना बल प्रयोग करें, कभी हालात बहुत बिगड़ते हैं तो सख्ती पुलिस को करनी पड़ती है, गोली भी चलानी पड़ती है, तो उससे हालात कई बार ठंडे होने की बजाय और गर्म होते हैं और उग्र हो जाते हैं। अब देखिए ये आंदोलन क्या तस्वीर लेता है। फिलहाल अभी तो आप देख रहे हैं जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यही हालात है काठमांडू के। सरकार कुछ बोल नहीं रही है, इनका कोई स्पष्ट नेता नहीं है, कोई ऐसी स्पष्ट मांग सामने नहीं है, और पुलिस से इनका सीधा आमना सामना, सीधा टकराव हो रहा है। ये देखिए बैरिकेड कभी भी तोड़ दें ये युवाओं की ये भीड़, ऐसे हालात वहां बने हुए हैं। ऐसा बैरिकेड तोड़ देना इनकी इतनी भीड़ के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, आपने कहा जैन जी का उसको नाम दिया गया जैन जी। हाँ, तो जैन जी का क्या मतलब है? जैन जी का मतलब है कि 1997 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं 2010 तक 2012 तक की जो जनरेशन है उसे दुनिया में आजकल जैन जी कहा जाता है। तो वो जनरेशन कौन सी है जिसकी सबसे बड़ी परेशानी बेरोज़गारी है, रोज़गार को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, वो सारा है। ये आंदोलन को मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सोशल मीडिया एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन वो जो असंतोष है, वो जो नाराज़गी है, वो रोज़गार को लेकर, बेरोज़गारी को, जो बड़ी बेरोज़गारी है वो है, और इसको गोली चला के तो नहीं किया जा सकता। कुछ वाटर कैनन से और उससे टीयर गैस से थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है। गोली चलाने की हिम्मत बैनर पर लिखा हुआ है मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। हाँ, तो वो करप्शन भी एक बड़ा बात होती है। करप्शन एक ऐसा इशू होता है जिस पर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, और इसको आसानी से नहीं किया जा सकता। सरकार की अभी जब कैबिनेट की बैठक होगी तो वो डिसाइड करेगी कि कैसे इसको डील किया जाना है, नहीं किया जाना है। लेकिन इसको मैं फिर से कह रहा हूँ कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बड़ा आंदोलन बनेगा। और स्टूडेंट्स मूवमेंट में क्या होता है कि शुरुआत में आपको लगता है कि कोई लीडर नहीं है, लेकिन जब वो आंदोलन बढ़ता जाता है तो आपको समझ में आती है, उसकी लेयर्स खुलती हैं कि कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली आपसे मैं व्यूअर्स के लिए वही समझना चाह रहा हूँ, ऐसे आंदोलनों का जो अंत होता है वो यूजुअली कैसे होता है, क्या क्या परिणति होती है ऐसे? यदि ये बहुत बढ़ जाए तो सत्ता परिवर्तन तक पहुंच सकता है, इससे आप उसको इनकार नहीं कर सकते। और ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आज ये खत्म हो जाएगा, आज प्रदर्शन कर दिया, ऐसा नहीं है। और जैन जी को सड़कों पर लाना बहुत आसान काम है। आपने देखा बैनर पर उन्होंने बारकोड भी लगा रखा, बारकोड भी लगा। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ। तो उनको सड़कों पर लाने के लिए बहुत बड़ी लीडरशिप की जरूरत। लीडर जब होते हैं तो उसको तो मैनेज करना पड़ता है भीड़ को लाने के लिए। जब बिना लीडर की जो कोई मूवमेंट, खासतौर से ये स्टूडेंट्स के और जेन जी के सोशल मीडिया का मूवमेंट है, तो सोशल मीडिया का मूवमेंट है, वो तुरंत आप कह रहे हैं ये सत्ता परिवर्तन तक भी बढ़ सकती है। त्रिपाठी जी, सरकार कैसे डील कर रही है? निश्चित तौर पर ये सत्ता परिवर्तन तक जाएगा ही। जेन जी तो इसलिए क्योंकि वो नौजवान इसमें शामिल है, इसलिए वो टर्म दिया गया। लेकिन मूल रूप से आंदोलन किस लिए है? करप्शन वहाँ चरम पर है, और वहाँ एक टर्म दिया गया है जो मैं भी नेपाली टाइम्स पर भी पढ़ रहा हूँ, नेपो बेबी स्कैंडल इन्वॉल्विंग मिनिस्टर्स रिलेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी की पूरी सरकार चल रही है वो वंशवाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी हुई है। 2023 में टिकटॉक पर बैन लगाया था, तब ये इसी तरह का आंदोलन हुआ था। एक ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये चाइनीज और यूएस राइवलरी जो सोशल मीडिया कंपनियों के जरिए, उसका भी एक प्रभाव है। और ओवरऑल अगर कहें तो जो ये सरकार चल रही है, जो ये गठजोड़ की सरकार है, ये सरकार विश्वास खो चुकी है। सिर्फ जुगाड़ू तरीके से, यानी आज एक फैसला ले लिया, कल दूसरा फैसला ले लिया। अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कई वर्षों के हाईएस्ट पर है। अनएम्प्लॉयमेंट। ये बताइए, अभी जो वहां सरकार है ये चीनी प्रभाव की सरकार है, चीन की तरफ झुके हुए हैं। बिल्कुल चीनी प्रभाव की सरकार है। और ये कहा भी जाता है कि चीन जैसे डिक्टेट करता है। इसके पहले भी जब ओली साहब थे तब भी उनके ऊपर आरोप लगा था, और तब एम्बेसी में जो घटनाक्रम हुआ था तब तो यहाँ तक कहा गया था, कई मिनिस्टर हैं जो बाकायदा जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग लोगों पर आरोप लगता है कि वो किसी चाइनी प्रभाव में आ गए और उस तरह से उन्होंने नीतियाँ बदलनी शुरू कर दी थी। तो कई जगह, और एक ये भी बात कही थी कितने टीचर्स को मैंडरिन पढ़ाकर उनको सिखाया जाएगा। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो, जिसको अगर कहें थोड़ा सा लगेगा कि ठीक नहीं है, लेकिन जो 2008 में कांग्रेस ने एक समझौता किया था, आपको याद होगा, जिसका कोई आज तक डिटेल नहीं है कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या किया। ऐसा ही समझौता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने, अभी नहीं पहले ही, वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था।
तब भी यही कहा गया था कि क्या उसको अपना एक उपनिवेश बनाने की कोशिश चीन कर रहा है, और जो उसके सीमावर्ती इलाके हैं, सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट, सारी जितनी परियोजनाएं हैं, वो सब चीनी कंपनियां उसको एग्जीक्यूट कर रही। ये भी एक बड़ा मसला है वहां। ये सारे मिले जुले मामले ये गुस्से में ऐसे फूटे जो आप सड़क पर देख रहे हैं। अभय पराशर आपको बता रहे थे काठमांडू की सड़कों पर क्या हो रहा है इस वक्त। जी अभय। देखिए, अभी एक मंत्री परिषद की बैठक वहां पर होने वाली है, जिसके बाद आज जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद सरकार का रुख क्या है, सरकार किस तरीके से आगे का कोई निर्णय लेती है, उसको लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जा सकती है। अभी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एक मौत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि एक शख्स को गोली लगी जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। प्रदर्शनकारी, उसका क्या बैकग्राउंड है उसको चेक किया जा रहा है। साथ ही एक वहां के लोकल पत्रकार हैं, उनको कंधे में गोली लगी है, जो अभी घायल हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं। तनावपूर्ण स्थिति है और दोनों ही चीजों को लेकर, क्योंकि वहां के जितने युवा हैं, जब हम पिछले प्रदर्शन में वहां पर गए थे तो सरकार के खिलाफ एक नाराजगी जो है वो दूर दराज के इलाकों में, गांव के इलाकों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। और नाराजगी इस बात को लेकर है कि लोगों को लगता है कि जो भी सरकार आती है वो पूरी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व होती है, और नेपाल के जो यंगस्टर्स हैं उनके रोजगार को लेकर किसी तरह की कोई जो एक सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं है। तो सरकार से गुस्सा है। उसी के साथ अब जो सोशल मीडिया बैन किया है, क्योंकि जितने युवा हैं सोशल मीडिया पर वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया बंद करना एक और ज्यादा गुस्सा जो है वो युवाओं के अंदर आया। साथ ही जो विपक्ष के जितनी पार्टीज थी उन्होंने करप्शन को एक मुद्दा बनाया और इन यंगस्टर्स के साथ जुड़े हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में सौरभ, अलग अलग जितने इलाके हैं नेपाल के, जो बड़े बड़े चौराहे हैं, पार्लियामेंट के आसपास के जितने इलाके हैं, वहां पर इस वक्त आर्मी, साथ ही नेपाल पुलिस लगी हुई है। कर्फ्यू इन पूरे इलाके में लगाया गया है, खदेड़ा गया है। बैरिगेटिंग पर चढ़कर वहां पर इस वक्त यंगस्टर्स बवाल कर रहे हैं। तो अभी आमने सामने की स्थिति है। एक बार मंत्री परिषद की बैठक होगी। दो तीन खबरें अभय आपने बताई। एक तो सेना बुलानी पड़ी है, काठमांडू की सड़कों पे सेना उतरी है इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए। सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और एक व्यक्ति की मौत नेपाल की सरकार जो स्वीकार कर रही है कि हो चुकी है। कुछ कह रहे हैं? इसमें एक जरूरी लाइन जोड़ना कि ये अभी ये सब क्यों हो रहा है। 4-5 सितंबर को 21 साल के एक लड़के ने एक फेसबुक पोस्ट की थी ओली जी के खिलाफ। इसके बाद ये जो द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट जिसको लागू कर दिया गया और जो सारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो हम लोग कह रहे हैं ट्रिगर पॉइंट कहां से हुआ, वहां से ये ट्रिगर पॉइंट हुआ है। यानी पहले से बहुत सी चीजें चली आ रही थी। प्रधानमंत्री की आलोचना में एक पोस्ट की, उसकी गिरफ्तारी और उसके बाद ये सरकार ने अपनी आलोचना दबाने के लिए ये ऐप बैन कर दिया, ऐसा इन लोगों का आरोप है। कोई और खबर समीर जी कुछ पता चल रहा हो आपको? नहीं, फिलहाल तो सेना के हवाले कर दिया गया। काठमांडू के प्रमुख जगहों पर सेना को हवाले कर दिया गया और अभी ओली साहब बैठक ले रहे हैं। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। क्या सरकार प्रस्ताव भेजती है, भी कहा जा रहा है कि सरकार प्रस्ताव भेजेगी कि कुछ युवाओं से बात कर ली जाओ। सरकार ने जो फैसले लिए हैं, तो एक रिएक्शन काठमांडू से हमें मिल रहा है, समीर जी जरा सुना दें। भएको छ, आतंककारी आतंक मच्चाइरहेको छ। त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेसले पछाडिबाट समर्थन दिएको छ। त्यसै गरेर नेकपा माओवादीले पनि यसलाई चाहिँ चुप्पा लाएर बसेको छ। हिजो उसले पनि टिकटक बन्द गरेको थियो र आज नेपाली भाषा में वो बोल रहे हैं तो बहुत साफ नहीं है। सर, सवाल ये कि जैसे बात हो रही थी क्या ये सत्ता परिवर्तन की तरफ ये आंदोलन जो है वो जाएगा, लेकिन वहां कौन स्टेक होल्डर्स हैं वहां की राजनीति के? देखिए, नेपाल के जितने स्थापित राजनीतिक दल हैं सब जनता का भरोसा खो चुके हैं। अच्छा, किसी की साख नहीं बची है। पहले नेपाली कांग्रेस ने भरोसा खोया तो कम्युनिस्ट पार्टी आई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने भरोसा खोया, 2 कम्युनिस्ट पार्टियां बन गई, हिमालय बन गई, माले बन गई, फिर उसे माओवादी पार्टी निकली। सारी जो पार्टियां हैं और जो दूसरी जो राइट विंग पार्टियां हैं सब वहाँ डिस्क्रेडिट है लोगों के बीच में, क्योंकि करप्शन का इतना भ्रष्टाचार उच्च स्तर पे है। वही जिसको अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे, नेपो क्या बता रहे थे, तो वो इस वजह से लोगों में ये बड़ी निराशा है। और ये सब सत्ता में आ चुकी हैं, और सब सत्ता में आ चुकी हैं, सत्ता के साथ साझेदारी रही है, साथ भी रह चुकी हैं, अलग अलग भी रह चुकी हैं, अभी भी साथ में हैं। कभी प्रचंड जी हो जाते हैं। अब देखिए जरा कुछ और पिक्चर्स देखिए। ये सेना सड़कों पर है काठमांडू में। ये संसद भवन के बाहर की तस्वीर है, नेपाल की संसद के बाहर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ी बाहर खड़ी है, पुलिस वाले, सेना के जवान सब वहां पर हैं और प्रदर्शनकारी हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए सामने से भीड़ निकल करके आती है, सुरक्षाकर्मी भागते हुए आ रहे हैं। देखिए पत्थर चल रहे हैं सुरक्षाकर्मियों के ऊपर, संसद के गेट पर। ये संसद का दरवाजा है, मुख्य द्वार है, जहां पर सेना और सुरक्षाकर्मी खड़े हैं और पुलिस इनके ऊपर पत्थर चला रही है। माफ कीजिएगा, प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारी छतों पर हैं, ऊपर भी हैं। छतों पर चढ़े हुए हैं वो। नेपाल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि संसद में ऐसा प्रदर्शन नेपाल में शायद इससे पहले ना हुआ। अब इसका अंजाम क्या होगा ये तो हमें कुछ घंटों बाद पता चलेगा, लेकिन आप खुद ही अंदाजा लगाइए किसी देश की संसद में के बाहर ये हो रहा हो। बख्तरबंद गाड़ियां आ गई भाई, देखिए ये तो सीधे सीधे सरकार के इकबाल पे सवाल खड़ा हो गया कि नेपाल की सरकार कुछ कंट्रोल में है भी या नहीं। मतलब बहुत बड़ी तादाद में फोर्स भी नहीं है, लोग ही, ये प्रदर्शनकारियों में से ही लोग कुछ अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनको उनके ऊपर पत्थर ना चलाए जाएं। देखिए ये एक अच्छी बात भी है कि जो लोग लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, भले ही कोई बहुत बड़ा चेहरा ना हो, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन कहीं बिगड़े नहीं, क्योंकि सबको पता है कि एक बार आंदोलन बिगड़ गया, एक बार कहीं गोली चल गई या कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो फिर दमन भी और फिर आंदोलन टूट जाता है। फिर जो लोग खड़े हैं आपके साथ, और मुझे लगता है कि इन लोगों को जो आंदोलन के, जिसको हम बार बार कहते हैं कि थंब रूल्स होते हैं, कि आपको इसको लंबा खींचना है तो हिंसा की तरफ नहीं जाना चाहिए, कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और देखिए इस पूरे प्रोटेस्ट में जितने लोग शामिल हैं वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो 3 पार्टियों का गठबंधन है जो चल रहा है। 17 वर्षों में 2008 के बाद से 17 वर्ष हो गए, 2025 हो गया। राजशाही खत्म होने से 17 वर्षों में 13 प्रधानमंत्री बदल गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रधानमंत्री औसत कितने वर्ष रह पाए? 17 वर्षों में 13 प्रधानमंत्री बदल गया है। और राजशाही जाने के बाद से भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, जो मंत्री बनता है उसका खजाना भरता है, जनता के लिए कुछ नहीं होता है। भारत से जो रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, रिश्ते बिगाड़ दिए। सीमा पर भारत और नेपाल की सीमा जो अनचेक्ड, जिसको बिल्कुल कहते हैं ना बहुत स्मूथ फ्लो हुआ करता था, वो खराब कर दिया। अविश्वास गहरा गया। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ी वजह है जो नेपाल के लोग इस आंदोलन के जरिए, और अब कहां जाएगा, लेकिन मुझे एक बात तो तय लगती है, प्रधानमंत्री ओली अब नहीं रहने वाले हैं। मुझे ये बहुत साफ साफ इस आंदोलन में दिख रहा है। देखिए शायद भीड़ के बीच में शायद कोई घायल हुआ, उसको लेकर के लोग अपने साथ गए। देखिए अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। और नेपाल काठमांडू से एक मित्र मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ राजा लाओ देश बचाओ, ये इसके आंदोलन के मूल में, राजा लाओ देश बचाओ। छोटे छोटे बच्चे, जेनजी जिनको कहा जा रहा है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, ये मुख्य तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इसलिए इन पर सख्ती करना ये भी बहुत सोच विचार के फैसला करना है। जैसे हर्षदीप का वो बिल्कुल ठीक बात है कि आंदोलनकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा नहीं हो, तब वो आंदोलन को लंबा चला सकते हैं। और सरकार और प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर गोलीबारी की गई, गोली चलाई गई, तो उससे भी आंदोलन पार्लियामेंट के जब वो गेट पे चढ़ गए सारे के सारे, क्या बचा है? लेकिन उसको बहुत डेलिकेटली डील करना होता है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते गोली चला के वहाँ पर वो सब कर दे, कैसे आप उसको डील करेंगे? वो अभी चढ़ गए, थोड़ी देर में उसको भी उतारा जा सकता है। इसका इस तरह के छात्र आंदोलनों का बड़ा सीधा सा तरीका होता है, उनकी कुछ मांग होगी। एक तो सोशल मीडिया फर्स्ट स्टेप पर प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कम से कम कुछ मध्यस्थ, जो देश में बड़े लोग हों, उनमें अलग अलग लोग हो सकते हैं, सरकार के लोग, जिनका विश्वास हो लोगों का, उनसे बुलाकर बातचीत करनी चाहिए। इतना क्लियर है ना कि इस वक्त जो वहां केपी शर्मा ओली सरकार है या जो भी पार्टियां सरकार में हैं, ये हमारे इनसे संबंध अभी ठीक नहीं है, इनसे उनके साथ संबंध नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं है। अभी केपी शर्मा साहब भारत आने वाले भी थे उनको लेकर के, लेकिन वो भारत चीन के बीच बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीन की विस्तारवादी, उनका झुकाव सीधे चीन की तरफ है। इसमें कोई छिपी दबी बात नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि भारत के साथ जो बीच बीच में वो लिपू लेक का उसका मसला भी उठाते रहते हैं। अभी हाल में तो वो कोशिश करते हैं कि अपने नेपाल में नेपाली राष्ट्रवाद, इसलिए पूछा कि इस आंदोलन की वजह से ये सरकार अगर जाती हो तो हमारे लिए कोई कुछ खराब नुकसान नहीं है। हमारे लिए तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी और बात दिलचस्प बताऊं कि हमारा जो नेपाली दूतावास है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भारत सरकार को वहाँ की गतिविधियों से कितना अवगत करा रहा है, और क्या हम उसी तरह नज़र रखे हुए हैं जैसे बांग्लादेश में हम नहीं नज़र रख पाए। तो वो ये भी एक चुनौती हमारे एस्टेब्लिशमेंट के सामने है कि नेपाल की घटनाओं पर पूरी तरह से नज़र रखनी पड़ेगी कि चीज़ें हम हाथ से निकलने न पाए। ये जो नारा लगा रहे थे, हमारो देश फिरता कर, इसका मतलब हुआ हमारा देश हमको वापस करो, हमें हमारा वो पुराना देश चाहिए। और इसको अगर हम दूसरे तरह से समझे
तो राजशाही चाहते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश में लोकतंत्र 17 वर्षों में ही इस गति में वहां के नेताओं ने पहुंचा दिया कि आज फिर से राजशाही की वहां जरूरत पड़ी। इसको दूसरे तरीके से समझे कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन का जो एक्सपीरियंस जो प्लान है, जो नेपाल में लगातार वो दखल, उसके खिलाफ भी वहाँ के लोग खड़े हुए। उसका फेलियर है, उसका फेलियर है। चीन की एक राजदूत बहुत चर्चित हुई थी, जो सारे नेताओं से उनका मिलना और पीआर उनका जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसको लेके बड़ी चर्चा थी। एक तो बताऊं, नेपाली मानस जो है वो किसी भी विस्तारवाद के खिलाफ है, वो अमेरिकन प्रभाव के खिलाफ भी था, चीनी प्रभाव के खिलाफ भी है। ठीक, समीर जी, अंत में कुछ इस तस्वीर पर कुछ कहना है आपको? क्या लगता है आगे अंजाम इसका? मुझे लग रहा है कि बहुत विकट स्थिति नेपाल में उत्पन्न हो गई और किसी भी तरीके से दमनकारी सरकार कुछ कर नहीं पाएगी इसके अंदर, क्योंकि युवा है, देश के युवा है, सेना भी ना गोली चलाएगी, ना पुलिस गोली चलाने वाली है। सरकार के हाथ से निकल गया, बिल्कुल सरकार के हाथ से निकल गया। बस अभी देखना है कि सरकार कितने जल्दी इनके साथ समझौता करती है।